निगला हुआ सितारा अध्याय 6। वह सफेद जानवर भी मुस्कुराया। पान या लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने अपना सिर घुमाया और आदेश दिया, बाघ नुकीले दस्ते के 2 सदस्य जो रात की निगरानी पर थे, वे आज आराम कर सकते हैं, बाकी सदस्य हमारे साथ आएंगे। समझ गया, बाघ नुकीले दांत की कप्तान पान या मुस्कुराए। अब तक टाइगर फैंग दस्ते में 2 मध्यवर्ती स्तर और 4 शुरुआती स्तर के सरदार शामिल हैं। स्टील हेड डोंग, तुम दोनों कल रात पहरे पर थे, इसलिए आज यहीं आराम करो, पान या ने आदेश दिया। उस युवा मास्टर की रक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे जिन सदस्यों को पीछे छोड़ते हैं वे सबसे कमजोर 2 हैं। और निश्चित रूप से 2 को 4 शुरुआती सरदारों में से चुना जाता है। आज स्टील हेड और डोंग थे, कल टाइगर और जियाओ होंगे। बारी बारी से। समझ गया, गंजा आदमी और डोंग, जो अपनी बंदूक साफ कर रहा था, मुस्कुराया। चलो चलें, लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने आदेश दिया। मिश्रित युवा लियू नामक बूढ़ा वयोवृद्ध, सफेद जानवर और बाघ नुकीले दस्ते के 4 सदस्य उनमें से 7 शराब की दुकान से चले गए। गंजे जानवर और डोंग को विशाल कमरे में पीछे छोड़ दिया। अरे, एक शक्तिशाली पिता होना बहुत बढ़िया है, गंजा क्रूर व्यक्ति यह कहने से खुद को नहीं रोक पाया। राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में अनुभव प्राप्त करने के लिए 2 उन्नत स्तर के सरदारों को अंगरक्षक के रूप में बुलाया जा सकता है। यहाँ तक कि हमारा पूरा दस्ता उसे कवर करने के लिए यहाँ है। जब मैं पिछले साल यहाँ जंगल में आया था तो मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर अपना सब कुछ बाहर निकालना पड़ा था। डोंग हंसा। हम उससे कैसे तुलना कर सकते हैं? क्या तुमने उसे नहीं सुना? वह वरिष्ठ लियू या जो भी हो, उसने बटलर के लहजे में कहा। आज के लिए युवा मास्टर का लक्ष्य एक निम्न स्तर का कमांडर राक्षस है जो शक्ति में उच्च और गति में कम है। तारांकन 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 तारांकन। उसने प्रशिक्षण सत्र भी तय कर रखा है। पहले किस राक्षस को मारना है और फिर किस राक्षस को मारना है। जंगल जैसे खतरनाक स्थान पर लड़ाकों को कभी कुछ निर्णय लेने का मौका ही कब मिलता है। अगर आपका सामना किसी शक्तिशाली राक्षस से होता है तो क्या आप तुरंत चिल्लाकर कह सकते हैं कि मैं इस राक्षस से नहीं लड़ रहा हूं? अगर आप नहीं लड़ेंगे तो राक्षस आपका पीछा करेगा और आपको कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन वह युवा मास्टर अलग है। अगर उनका सामना किसी शक्तिशाली राक्षस से होता है तो वह वरिष्ठ लियू उसका ख्याल रख सकता है। वे अपने युवा मास्टर के अभ्यास के लिए विशेष रूप से निम्न स्तर के कमांडर राक्षस का इंतजार करेंगे। गंजा जानवर ने अपना सिर हिलाते हुए हंसा। लियो फैंग, जो सुबह जल्दी उठ गया था और पहले से ही इंतजार में बैठा था, उसने जल्दी से थंडरबोल्ट दस्ते के 7 सदस्यों को शराब की दुकान से बाहर निकलते देखा। 7? क्या कुल 9 नहीं थे? लियो फैंग ने तुरंत सोचा, तो फिर अन्य 2 अभी भी शराब की दुकान के अंदर होंगे। लियो फैंग उसकी ताकत को अच्छी तरह से समझता था। मध्यम स्तर के सरदार के खिलाफ वह निश्चित रूप से उन्हें धूल चटा सकता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि अगर वह उन्नत स्तर के सरदार के खिलाफ लड़ता है तो क्या होगा। उदाहरण के लिए, अगर वह अचानक हमला करता है तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मार सकता है, लेकिन अगर वह विफल हो जाता है तो समस्या होगी। चूंकि सामने से लड़ाई में एक उन्नत स्तर का सरदार तुरंत स्नाइपर राइफल की गोली से बच सकता है। एक उन्नत स्तर के सरदार की प्रतिक्रिया की गति उसकी अपनी प्रतिक्रिया की गति से कहीं अधिक होती है। वज्र दल के 9 सदस्यों में से वह सफेद जानवर और लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी सबसे अधिक उन्नत स्तर के सरदार हैं। अन्यथा वे इतने घमंडी नहीं होते और जुड़वां सिर वाले काले धारीदार सांप की लाश को चुराने की कोशिश नहीं करते। मान लीजिए कि मैं अकेला जाता हूं और उन सभी 9 का सामना करता हूं। अचानक हमला होने और थोड़ी किस्मत से मैं सफल हो सकता हूं। हालांकि उनमें से केवल एक को ही अपनी संचार घड़ी के जरिए दुनिया भर में यह बात फैलानी होगी कि मैं हत्यारा हूं, और एक बार ऐसा हुआ तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लियो फैंग को ये बात समझ में आ गई। लियू नाम के बूढ़े अनुभवी और उस मिश्रित युवा के प्रति उस गोरे क्रूर व्यक्ति के रवैये से और जिस तरह से वे उसे युवा मास्टर कहते हैं, उस मिश्रित युवक की पृष्ठभूमि अत्यंत भयावह है। चूंकि उस व्यक्ति को अंगरक्षक के रूप में 2 उन्नत सरदार मिल सकते हैं, तो मिश्रित युवाओं के पीछे वह बड़ा व्यक्ति कम से कम एक युद्ध देवता तो है ही, या शायद युद्ध देवता से भी उच्च पद पर। इस समय शराब की दुकान में केवल 2 लोग हैं, क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए? लियो फैंग ने हिचकिचाहट दिखाए और फिर इसके खिलाफ फैसला किया। मैं उन्हें नहीं मार सकता। अगर मैं इन दोनों को मार दूंगा तो बाकी 7 लोग पहरे पर होंगे। अगर ऐसा हुआ तो टाइगर फैंग कैप्टन और झांग जीहू को मारना ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा मौका नहीं आएगा।
दिन ब दिन बीतते गए और वज्र दस्ते को कभी भी फायर हैमर दस्ता नहीं मिला और लुओ फैंग को कभी भी हमला करने का अच्छा मौका नहीं मिला। हर बार जब वज्र दस्ता शराब की दुकान से बाहर निकलता है तो केवल 2 लोग ही बचे रहते हैं जो रात की निगरानी पर थे। पहले स्टील हेड और डोन, फिर टाइगर और जियो, और उन्होंने बारी बारी से। लुओ फैंग ने पूरे 9 दिन इंतजार किया। तारानकन 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 तारानकन। वे बहुत व्यवस्थित हैं। लुओ फैंग के चेहरे पर कड़वाहट थी। ये वज्र दल सिर्फ उस युवा मालिक की नानी दल है। लुओ फैंग ने न केवल शराब की दुकान पर नजर रखी बल्कि उसने उन 7 लोगों पर भी नजर रखी जो पिछले कुछ दिनों में शिकार करने के लिए बाहर आए थे। उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या वह ऐसा कोई क्षण पा सकता है जहां बाघ के नुकीले दस्ते को लियू नाम के बूढ़े दिग्गज और सफेद जानवर से अलग किया जा सके। लेकिन एक पल भी नहीं मिला। वज्र दल हमेशा उस मिश्रित युवक की रक्षा करता था और कभी भी बहुत दूर नहीं जाता था, जिससे लुओ फैंग को कोई मौका नहीं मिलता था। 10वां दिन। अगर मैं इसी तरह इंतजार करता रहा तो जब तक वे मुख्यालय शहर में वापस लौटना शुरू करेंगे तब तक शायद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। लुओ फैंग ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। आज 10वां दिन है, इसलिए ये झांग जीहू और शराब की दुकान की रखवाली करने वाला गनरली जियाओ होना चाहिए। झांग जीहू, मैं आज तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। जे शराब श्रृंखला की दुकान पर। टाइगर, जियो, तुम दोनों पूरी रात सोए नहीं हो इसलिए अब अच्छे से आराम करो, टाइगर फैंग कप्तान ने कहा और वह मुस्कुराया। समझ गया कप्तान। झांग जीहू और लिशियाओ दोनों ने जवाब देते हुए मुस्कुराया। चलदर, लियू नामक बुरे अनुभवी व्यक्ति के आदेश पर बाघ के नुकीले दस्ते और अन्य लोगों ने उसका पीछा किया। कुल 7 लोग शराब की दुकान से बाहर निकले और लुओ फैंग, जिसने देखा कि 7 लोग दुकान से बाहर निकल गए हैं, चुपचाप अपनी जगह से चला गया और शराब की दुकान की ओर जाने वाली दूसरी सड़क पर चला गया। सर्दियों की सुबह काफी ठंडी थी और जमीन पर पड़े कुछ राक्षसों की लाशें जम रही थीं। लुओ फैंग धीरे धीरे इस सड़क पर चल रहा था और वहां 2 छाया बिल्लियां थीं जो जंगली सुअर के मांस पर मजे से दावत उड़ा रही थीं। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि कोई आ रहा है तो वे जल्दी से छिप गए। राक्षसों में भी कुछ बुद्धिमत्ता थी। 003 शहर में यहाँ के सभी मनुष्य बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए 1 या 2 सैनिक स्तर के राक्षस उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे। वे 2 छाया बिल्लियां संभवतः अन्य छाया बिल्लियों को बुलाने गई थीं। लुओ फैंग तेजी से सड़क से गुजरा और आगे बढ़ता रहा, कुछ समय बर्बाद करने के लिए जानबूझकर एक बड़ा सा चक्कर लगाता रहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और शराब की दुकान के उत्तरी दरवाजे पर पहुंचने में उसे लगभग आधे घंटे का समय लगा। शराब की दुकान का दरवाजा बहुत गंदा था और जमीन पर काले रंग का खून लगा हुआ था जिसे बारिश भी नहीं धो सकती थी। लुओ फैंग वहां अकेला खड़ा था। आधे घंटे पहले ही हो चुके हैं, इसलिए वज्र दल के 7 सदस्य शायद अब तक बहुत दूर चले गए होंगे। लुओ फैंग ने अपने सामने के दरवाजे को देखा जो बहुत पहले से टूटा हुआ था और तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने आर्मबैंड, अपनी पीठ पर ढाल और अपने ब्लेड पर केंद्रित किया। इस शक्तिशाली बल ने लुओ फैंग के शरीर को बेहद हल्का बना दिया। उसका हर एक कदम हल्का हो गया। ऊपर वह बिना कोई आवाज किए सीढ़ियों पर एक एक कदम आगे बढ़ता गया। लुओ फैंग बेहद सावधान था, लेकिन जब वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक विशाल मास्टिफ बाघ था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस मास्टिफ बाघ ने भी तुरंत इस मानव लड़ाकू लुओ फैंग को ढूंढ लिया। दोनों ने एक दूसरे को लगभग एक ही समय पर देखा और लुओ फैंग इतना डर गया कि उसे तुरंत ठंडे पसीने आ गए। फुट फुट 2 काली परछाइयां तुरंत ही मास्टिफ टाइगर राक्षस के ऊपर आ गईं और उसका विशाल सिर दहाड़ने का मौका मिलने से पहले ही गिर गया। 2 फेंकने वाले चाकू एक शकल में उड़ गए और फिर उसकी पैंट की बाहरी जेब में जा गिरे। ओह, कोई बात नहीं, लुओ फैंग को राहत मिली। शुक्र है कि इस राक्षस को दहाड़ना याद नहीं रहा। अगर इसने झांग जीहू और ली जियाओ का ध्यान आकर्षित किया तो कुछ परेशानी होगी। हालांकि झांग जीहू और ली जियाओ को मारना मुर्गियों को मारने जितना आसान है, लेकिन अगर झांग जीहू और ली जियाओ सतर्क थे तो वे मरने से ठीक पहले थंडरबोल्ट दस्ते के अन्य सदस्यों से संपर्क करने में सक्षम हो सकते थे। एक बार जब थंडरबोल्ट दस्ते के अन्य सदस्यों को पता चल जाएगा कि एक मानव लड़ाकू उन्हें निशाना बना रहा है तो लुओ फैंग की अगली कार्रवाई को अंजाम देना दसियों से सैकड़ों गुना कठिन होगा। 6ठी मंजिल। लुओ फैंग जब 6ठी मंजिल पर पहुंचा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सौभाग्य से उसे 6ठी मंजिल पर जाने के रास्ते में केवल एक राक्षस का सामना करना पड़ा। थंडरबोल्ट दस्ते ने शायद पहली बार यहां आने पर इमारत को जल्दी से स्कैन किया था
और वह मास्टिफ टाइगर राक्षस शायद अभी कुछ समय पहले ही शराब की दुकान में घुसा था। छठी मंजिल के दालान में लुओ फेंग धीरे धीरे आगे बढ़ा। दक्षिण दिशा की ओर खिड़की वाले कमरे में पूर्व से पश्चिम की ओर 8वीं खिड़की। लुओ फेंग को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह 8वीं खिड़की किस कमरे से संबंधित है। ये संभवतः इन 3 या 4 कमरों में से एक है। लुओ फेंग ने अपनी सांस रोक ली और उसके हल्के शरीर से कोई आवाज नहीं आई। वह एक कमरे में चला गया और रुक गया, फिर अपना कान दीवार के पास लगाया और ध्यान से सुनने लगा। दरअसल उसे कुछ बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे लुओ फेंग को लगा कि वे दोनों उस कमरे में हैं। फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। ये कमरा होना चाहिए। लुओ फेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कमरे की स्थिति को स्कैन किया। वे वहां बस बातें कर रहे हैं। लुओ फेंग हंसा। कमरे के अंदर झांग ज़ीहू उस समय टूटे हुए सोफे पर बैठा था, जबकि ली जियाओ अपने हाथ में मशीन गन साफ कर रहा था। वे दोनों बेपरवाही से बातें कर रहे थे। उस फायर हैमर स्क्वाड में निश्चित रूप से हिम्मत नहीं है। पिछली बार जब वे हमसे मिले थे तो वे सीधे वापस आपूर्ति बेस पर भाग गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए, चाहे हमने कितनी भी देर तक खोज की हो, झांग ज़ीहू ने अपमानित करते हुए कहा। ली जियाओ ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, वे अभी के लिए भाग सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। चूंकि अब हम दुश्मन हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से मर चुके हैं। झांग ज़ीहू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वे सोचते हैं कि वे सिर्फ उनके साथ हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं। हम। झांग ज़ीहू का चेहरा थोड़ा बदल गया और ली जियाओ का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। मुझे अभी कुछ महसूस हुआ। झांग ज़ीहू ने ली जियाओ की ओर देखा। ली जियाओ ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे भी कुछ महसूस हुआ। चूंकि लड़ाके हमेशा जीवन और मृत्यु की सीमा पर होते हैं, इसलिए जब वे खतरे का सामना करते हैं तो उनके दिल में कुछ भावनाएं होती हैं। और उन्हें ऐसा स्पष्ट एहसास हुआ क्योंकि लुओ फेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कमरे को स्कैन किया। जब यह आध्यात्मिक शक्ति फैलती है तो आम लोगों को इसे नोटिस करने में मुश्किल होती है, लेकिन शक्तिशाली लड़ाकों को अभी भी इसका कुछ एहसास होगा। क्या बाहर कोई राक्षस हो सकता है? झांग ज़ीहू ने धीरे से कहा। संभवतः। ली शियाओ ने सिर हिलाया। भले ही हमने पहली बार आने पर पूरे शराब की दुकान में सभी राक्षसों को साफ कर दिया था, फिर भी कुछ राक्षसों की भीड़ हो सकती है जो अभी दुकान में प्रवेश कर गई है। ली जियाओ ने अपनी मशीन गन पकड़ी जबकि झांग ज़ीहू ने अपनी माइटी पकड़ी। वे दोनों उठ खड़े हुए और दरवाजे की ओर बढ़े। कई दर्जन सालों की जंग के बाद इन दरवाजों के ताले बहुत पहले ही टूट चुके थे। झांग ज़ीहू के हल्के से खींचने पर दरवाजा आसानी से खुल गया और दरवाजे के बाहर न तो किसी इंसान की परछाई थी और न ही किसी राक्षस की परछाई। बहुत ज्यादा आवाजें नहीं। झांग ज़ीहू और ली जियाओ ने एक दूसरे को देखा। झांग ज़ीहू ने फिर एक गहरी सांस ली और सावधानी से कमरे से बाहर निकलने लगा। और तब फुट झांग ज़ीहू और ली जियाओ के सामने अचानक दो भयानक काली रोशनी दिखाई दी। भयानक काली रोशनी में से एक ने तुरंत झांग ज़ीहू के बाएं हाथ को पार किया और तुरंत उसके बाएं हाथ को काट दिया। हाथ को काटने के बाद बिना गति कम किए ये तुरंत गन ली जियाओ की गर्दन पर चली गई, जिससे ली जियाओ का सिर उड़ गया। और दूसरी भयानक काली रोशनी तुरंत झांग ज़ीहू के गले पर आ गई। पुछी ताज़ा खून बह निकला। झांग ज़ीहू की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वह कोई आवाज नहीं निकाल सका। ये दो काली लाइटें बहुत तेज थीं। झांग ज़ीहू और काली लाइट के बीच शायद सिर्फ 1 या 2 मीटर की दूरी थी और ली जियाओ उससे सिर्फ 3 या 4 मीटर की दूरी पर था। इतनी कम दूरी में स्नाइपर राइफल से दागी गई गोली से भी तेज रफ्तार के सामने वे कैसे बच सकते थे? हो सकता है कि उन्नत स्तर के सरदारों के पास बचने का मौका हो, लेकिन जहां तक उनका सवाल है, उनके पास बचने का छोटा सा भी मौका नहीं था। झांग ज़ीहू बोलना चाहता था, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल पा रहा था। वह अपनी सामरिक संचार घड़ी दबाना चाहता था, लेकिन उसका बायां हाथ पहले ही कट चुका था और सामरिक संचार घड़ी जमीन पर पड़ी थी। मैं मरने जा रहा हूं। मैं कैसे मर सकता हूं? झांग ज़ीहू ने अपने दाहिने हाथ से उसका गला पकड़ लिया। जैसे ही उसके गले से ताज़ा खून बाहर की ओर बहने लगा, उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अचानक दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी, जिसने योद्धा की वर्दी पहनी हुई थी, मिश्र धातु के जूते पहने हुए थे और उसकी पीठ पर एक ढाल और ब्लेड था। उसकी दोनों आंखें उसे ठंडी निगाहों से घूर रही थीं।
झांग जीहू की आंखें तुरंत गोल हो गईं क्योंकि वह घूर रहा था, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने कौन सा लड़ाकू था। लुओ फैंग, ये वास्तव में लुओ फैंग था। ये वास्तव में वह नौसिखिया लुओ फैंग था जिसे उसने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। आप पहले आगे बढ़िए, बाघ के नुकीले दस्ते के अन्य सदस्य जल्द ही आपके साथ शामिल हो जाएंगे, लुओ फैंग की आवाज गूंजी। झांग जेहू का मुंह खुला हुआ था, लेकिन गला कटने के कारण वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और जैसे ही झांग जेहू को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी है, दो भयानक काली रोशनियां लुओ फैंग के पास लौट आईं और उसके सामने मडरा गईं। स्पष्ट रूप से वे दो फेंकने वाले चाकू थे। दोनों चाकू ऐसे ही इधर उधर घूमते रहे और फिर लुओ फैंग की जान की जेबों में जा गिरे। आह आह! झांग जेहू की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जम गया और तुरंत बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मरने से पहले उसे अंततः लुओ फैंग का सबसे बड़ा रहस्य पता चल गया। लुओ फैंग वास्तव में एक आत्मा पाठक था। मरने से पहले झांग जीहू ने अपने बाघ नुकीले दस्ते के सभी सदस्यों का गंभीर दुर्स्वप्नपूर्ण भविष्य देखा। मौन, पूरे कमरे में सिर्फ खून के जमीन पर गिरने की टपक की आवाज गूंज रही थी, कोई और आवाज नहीं थी। दोनों लाशें वहीं पड़ी थीं और लुओ फैंग चुपचाप खड़ा देख रहा था। झांग जेहू, लुओ फैंग ने अपना सिर नीचे किया और सामने वाले व्यक्ति को देखा। शुरू से ही झांग जेहू को लगा कि वह एक अनुभवी व्यक्ति है, जबकि लुओ फैंग अभी नौसिखिया है। इसलिए जब वे झांग हाओ बाई के मामले पर चर्चा कर रहे थे तो उसने अपना सिर बिल्कुल भी नीचे नहीं किया। और तब लुओ फैंग की आध्यात्मिक शक्ति जागृत हुई। वह तर्क तो एक छोटा सा मामला था। अगर आपको कोई कारण चाहिए तो उस समय को दोष दे जब टाइगर फैंग स्क्वाड ने फायर हैमर स्क्वाड में सभी को मारने की कोशिश की थी। शुक्र है कि लुओ फैंग अंत में सभी को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन फिर भी झांग के ने अपना हाथ खो दिया। इस कारण अग्नि हथौड़ा दस्ते ने बदला लेने की कसम खाते हुए अपने दांत पीस लिए। बाघ के नुकीले दस्ते को भी डर था कि दुश्मन मजबूत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की। दोनों दस्ते तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि एक पक्ष मर न जाए। झांग जीहू और ली जियाओ की मौत के बाद 6 बाघ नुकीले दस्ते के सदस्यों में से 4 सदस्य अभी भी बचे हुए हैं। लुओ फैंग दरवाजे पर खड़ा था और उसने खुद से सोचा, एक बार जब वे यहाँ वापस आएंगे और महसूस करेंगे कि ये दोनों मारे गए हैं, तो वे निश्चित रूप से सतर्क हो जाएंगे और विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचेंगे। फिर मुझे इस दृश्य को सजाना होगा और उन्हें चकमा देना होगा। ये स्वर्ग पर निर्भर है कि यह काम करता है या नहीं। लुओ फैंग तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा, 6ठी मंजिल से पहली मंजिल तक, शराब की दुकान के प्रवेश द्वार तक। लुओ फैंग ने आसपास की तरफ देखा। आसपास बहुत सारे बड़े राक्षस समूह नहीं है। कितना कष्टप्रद है। लुओ फैंग ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह एक नजर में ही कुछ राक्षसों को देख सकता था, लेकिन वहां पर्याप्त राक्षस नहीं थे। अपनी योजना के लिए वह थंडरबोल्ट दस्ते के अन्य 7 सदस्यों को ये सोचने के लिए धोखा देना चाहता है कि झांग जीहू और ली जियाओ को राक्षसों ने मार डाला था। उसके बाद लुओ फैंग गली के साथ बाहरी क्षेत्र की ओर भागा। गली से बाहर निकलने के बाद एक नज़र में उसने सींग वाले सुअरों का एक बड़ा झुंड देखा। उनमें से कम 100 थे। अगर कोई आम लड़ाका ये देख लेता तो शायद उसके पास भागने का भी समय नहीं होता, लेकिन लुओ फैंग मुस्कुराया। ये वे ही होंगे। लुओ फैंग तेजी से उनके करीब आ गया। चीख टिल्डर टिल्डर। बहुत सारे सींग वाले सुअर इस मानव योद्धा को घूर रहे थे। भीड़ से एक क्रोधित दहाड़ आई जो इस सींग वाले सुअरों की भीड़ के नेता की थी। अचानक सभी सींग वाले सुअर फैल गए और पागलों की तरह लुओ फैंग की ओर दौड़ पड़े। एक पल में पूरी गली में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। गड़गड़ाहट टिल्डर टिल्डर सींग वाले सुअरों का झुंड दौड़ता हुआ आया। तारानकन 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 तारानकन। मैं पहले 1 या 2 राक्षसों को मारने जा रहा था ताकि वे मुझसे नफरत करने लगे। मुझे नहीं पता था कि उन्हें मेरे पीछे लगाना इतना आसान होगा। लुओ फैंग ने मुड़कर भागना शुरू कर दिया। वह जल्दी से गली की ओर गया और वहां दौड़ने लगा। गड़गड़ाहट टिल्डर टिल्डर। गली काफी चौड़ी थी, इसलिए 2 सींग वाले सुअर एक साथ उसमें दौड़ सकते थे। लुओ फैंग आगे आगे दौड़ रहा था, जबकि सींग वाले सुअरों का झुंड पीछे से पागलों की तरह पीछा कर रहा था। पुच्छी पुच्छी। 2 भयानक काली रोशनियां एक चक्र के चारों ओर उड़ी और लुओ फैंग के पास लौट आईं। भीड़ के सामने 2 सींग वाले सुअर तुरंत मर गए और उनके पीछे एक और सींग वाले सुअर को भी एक बड़ा घाव लगा। इस समय सींग वाले सुअरों की क्रोधित चीखें और भी तेज हो गईं, जिससे पता चलता है कि वे स्पष्ट रूप से और भी अधिक क्रोधित थे। जितना गुस्सा उतना अच्छा।
लुओ फैंग बिजली की तरह शराब की दुकान के पिछले दरवाजे से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। सींग वाले सुअर पागलों की तरह एक एक करके सीढ़ियों से ऊपर की ओर उड़ते रहे। सीढ़ियों को बनाने वाले कंक्रीट की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। 1 दर्जन साल बाद भी ये सींग वाले सुअरों के दौड़ने का समर्थन कर सकता है। लुओ फैंग ने जानबूझकर भीड़ से लगभग 10 मीटर आगे भागकर अपनी मंजिल की ओर दौड़ लगाई। छठी मंजिल पर पहुंचने के बाद लुओ फैंग की आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में झांग जीहू की माचेती और ली शियाओ की मशीन गन मंडराने लगी। मशीन गन ने अपने साथ लंबी लंबी गोलियों की चेन भी खींच ली। मशीन गन लुओ फैंग के सामने तैरने लगी और साथ ही चाकू भी। हाउल टिल्डर टिल्डर राक्षस बाढ़ की तरह छठी मंजिल पर पहुंचे। वे सभी दालान के रास्ते से लुओ फैंग की ओर पागलों की तरह दौड़े। मेरे पास आओ, लुओ फैंग ने उपहास किया और उसकी आंखों में एक पागल सी रोशनी दिखाई दी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने ट्रिगर खींचा और मशीन गन की बड़ी बैरल ने एक के बाद एक पागलों की तरह गोलियां दागनी शुरू कर दी। प्रत्येक सुअर के हमले की ताकत बेतुकी थी, इसलिए भले ही गोलियां सींग वाले सुअरों में पागलों की तरह चली, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पाईं। पुच्छी पुच्छी तैरता हुआ चाकू पागलों की तरह नाचने लगा, एक के बाद एक सींग वाले सुअरों के गले पर वार करने लगा। नियंत्रण खो चुके सुअरों के शरीर दीवारों से टकराने लगे। गड़गड़ाहट टिल्डर टिल्डर दीवारें इतनी बार टकराने के बाद टूटने लगीं। मशीन गन और चाकू दोनों की ताकत से एक ही सांस में दर्जनों सींग वाले सुअर मारे गए। दालान लाशों से भर गया था। हाउल टिल्डर टिल्डर एक क्रोधित दहाड़ आए। काले धब्बों और चमकदार चांदी के फर वाला एक विशाल सींग वाला सुअर दिखाई दिया। हालांकि कमरे में 2 लाशों के पास माचे और मशीन गन पहले ही गिर चुकी थी और लुओ फैंग खुद बहुत पहले ही उत्तरी खिड़की से बाहर कूद चुका था। वूश! लुओ फैंग ने बिजली की तरह खिड़की को नीचे गिराया और अपने दोनों आर्म गार्ड पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक उत्थानकारी बल बनाया जिसने उसकी गति को धीमा कर दिया। लुओ फैंग आसानी से एक 2 मंजिला इमारत की छत पर उतरा, एक गली में भाग गया और जल्दी से गायब हो गया। चीख टिल्डर टिल्डर। सींग वाले सुअरों की भीड़, जिसने 2 दर्जन राक्षसों को खो दिया था, ने शराब की दुकान के अंदर घुसकर उस शापित मानव योद्धा को खोजने की कोशिश की। उन्हें वह मानव योद्धा तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें 2 ताज़ा मानव योद्धाओं की लाशें जरूर मिली। इन सींग वाले सुअरों ने तुरंत ही इन लाशों के मांस को पागलों की तरह चबाना शुरू कर दिया। सींग वाले सुअरों के लिए मानव का मांस वास्तव में एक स्वादिष्ट व्यंजन है। और भी सींग वाले सुअर मरे हुए सींग वाले सुअरों की लाशों पर टूट पड़े। ऐसे क्रूर वातावरण में रहने वाले राक्षस शायद ही कभी किसी इंसान को खा पाते हैं, इसलिए वे ज्यादातर दूसरे राक्षसों की लाशें खाते हैं। खास तौर पर क्रूर राक्षसों के लिए एक ही प्रजाति के शवों को खाना बहुत सामान्य बात है। चाहे वे मानव शव हो या सींग वाले सुअर के शव, वे शीघ्र ही कुचली हुई हड्डियों का ढेर बन गए। लुओ फैंग चुपचाप अपने मूल स्थान पर वापस आ गया और चुपचाप देखता रहा। वज्र दल के 7 सदस्य संभवतः लगभग 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। लुओ फैंग ने आखिरकार अपनी दृष्टि के क्षेत्र में 7 लोगों को देखा। ठीक है, आप है 003 शहर में हर जगह राक्षसों की दहाड़ सुन सकते हैं, और अभी लड़ाई शराब की दुकान में हुई है। चूंकि वज्र दल केवल कुछ मील की दूरी पर है, इसलिए यह अजीब होगा अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शराब की दुकान के सामने वज्र दल के 7 उत्साही सदस्य लौटते समय हंसने लगे। युवा मास्टर का ब्लेड अभी बहुत सुंदर था। इसने कमांडर स्तर के राक्षस रैपिड वुल्फ के गले को इतनी सटीकता से पार किया। बाघ नुकीले दस्ते के कप्तान ने प्रशंसा करते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक जम गई। बाघ नुकीले दांत वाले कप्तान ने शराब की दुकान के अंदर की ओर देखा, और वज्र दस्ते के अन्य सदस्यों ने भी ऐसा ही किया। खून की गंध। लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी व्यक्ति सीधे शराब की दुकान में चला गया, और अन्य लोग भी उसके पीछे चले गए। खून की गंध तेज हो गई। यहाँ एक बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई। 1 या 2 राक्षसों के खून की इतनी भारी गंध नहीं हो सकती। बाघ के नुकीले दांत वाले कप्तान ने भौहें सिकुड़ी, और उसके बगल में एक आंख वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी तुरंत अपनी सामरिक संचार घड़ी को दबाया और चिल्लाया, बाघ जियो, बाघ जियो, तुम दोनों जल्दी करो और जवाब दो। क्या हुआ? बाघ दांत दस्ते के 4 सदस्यों के चेहरे बदल गए। कप्तान। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक आंख वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने कप्तान की ओर देखा। शायद उन्होंने यह नहीं देखा कि उनकी घड़ियां हिल रही थीं। गंजा आदमी यह कहे बिना नहीं रह सका। सभी लड़ाके अत्यंत संवेदनशील होते हैं, वे कैसे ध्यान नहीं दे सकते? बाघ नुकीले दांत वाले कप्तान ने धीरे से कहा, चलो ऊपर जाकर देखते हैं।
चलो देखते हैं, लियू नामक बुरे अनुभवी ने भी आदेश दिया। जल्द ही वे सातों लोग सीढ़ियों पर पहुंच गए, लेकिन उनके सामने सीढ़ियों पर निशान देखने के बाद उनके चेहरे थोड़े बदल गए। स्पष्ट रूप से इस सीढ़ी पर राक्षसों की एक बड़ी संख्या ने अभी अभी कदम रखा था। कंक्रीट का काफी हिस्सा पहले ही खुल चुका था। सभी सावधान रहें। वे सातों लोग सावधानीपूर्वक और धीरे धीरे आगे बढ़े। यद्यपि वे धीरे धीरे चले, फिर भी वे ज्यादा समय खर्च किए बिना छठी मंजिल पर पहुंच गए। वज्र दल के सातों सदस्यों ने गहरी सांस ली। शराब की दुकान की पूरी छठी मंजिल स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। शराब की दुकान के कमरों की दीवारें टुकड़े टुकड़े हो गई थीं, फर्श खून के निशानों से भरा हुआ था और लाशों की कुचली हुई हड्डियां बड़ी मात्रा में थीं, जिनमें से अधिकांश राक्षसों की थीं। वज्र दल के सातों सदस्यों के दिल बैठ गए। वे जानते थे कि झांग जीहू और ली जियाओ आज भाग्यशाली नहीं थे। देखो, दीवार पर तो गोलियों के निशान भी हैं। जमीन पर गोलियों के काफी सारे खोल हैं। शायद जियाओ ने राक्षसों की भीड़ को रोकने के लिए अपनी मशीन गन चलाई होगी। दुख की बात है कि राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सभी ने जल्दी से विभिन्न निशान ढूंढ लिए। इसके तुरंत बाद सभी ने फटी हुई युद्ध वर्दी, थोड़ा विकृत चाकू, पूरी तरह से टूटी हुई मशीन गन और कुछ मानव हड्डियों को देखा। टाइगर की माचेटे और जियाओ की बंदूक, ये दो युद्ध की वर्दी बहुत मजबूत थी। भले ही सींग वाले सुअरों ने उन्हें चबा लिया था और वे फटे हुए थे, फिर भी उन्हें पहचाना जा सकता था। वे बिल्कुल झांग जीहू और ली जियाओ की युद्ध वर्दी थी। ये कैसे हो सकता है? गंजा जानवर अपने दांत पीसते हुए बोला। टाइगर और जियाओ अपने कमरे में थे। वे भूखे राक्षसों की भीड़ से मिलने के लिए इतने बदकिस्मत कैसे हो सकते हैं? चलो नीचे चलें। लियू नाम के बुरे अनुभवी ने अचानक आदेश दिया। नीचे एक आंख वाला अधेड़ आदमी, गंजा आदमी और डोंग सभी चौंक गए और फिर थोड़ा गुस्सा हो गए। बाघ के नुकीले दांत वाले कैप्टन ने भौहें सिकोड़ते हुए आदेश दिया, ठीक है, टाइगर और शियाओ के अवशेषों को साफ करो और फिर नीचे जाओ। चूंकि उनके कैप्टन ने आदेश दिया था, इसलिए जाहिर है कि वे मना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कुछ ही क्षण बाद वज्र दल के 7 सदस्य शराब की दुकान की पहली मंजिल की लॉबी में आ खड़े हुए। हर किसी को पता होना चाहिए, टाइगर फैन कैप्टन पैन या ने धीरे से कहा। टाइगर और जियाओ जिस तरह से सतर्क हैं, अगर राक्षसों का झुंड शराब की दुकान में घुस भी जाता है तो उनके पास बच निकलने का 50% से ज्यादा मौका होना चाहिए था। भले ही वे बच न पाए, लेकिन खतरे को भांपते ही उन्हें हमसे संपर्क करना चाहिए था। अन्य सदस्यों के चेहरे थोड़े बदल गए और वे अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सके। वास्तव में लियू नाम के बुजुर्ग सैनिक ने सिर हिलाया और कहा, यह संदिग्ध है क्योंकि मरने से पहले इन दोनों ने हमसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया था। इसलिए मुझे चिंता है कि किसी ने जानबूझकर ये दृश्य बनाया और घटनास्थल पर एक सुनने वाला उपकरण छोड़ दिया। इसलिए मैं इस बारे में चर्चा करने के लिए सभी को नीचे ले आया। बाघ नुकीले दस्ते के अन्य सदस्य लियू नाम के बुरे अनुभवी का और भी अधिक सम्मान करने से खुद को रोक नहीं सके। समस्या को तुरंत पहचानने और निर्णय लेने में सक्षम होने के कारण पुराने अनुभवी लोग स्पष्ट रूप से अधिक अनुभवी होते हैं। यह एक संभावना है। दूसरी संभावना है राक्षसों की भीड़ में कमांडर स्तर का राक्षस। एक बार जब उन्हें उन दोनों के निशान मिल गए तो उन्होंने चुपके से उन पर हमला कर दिया। भारी मात्रा में राक्षस ऊपर की ओर भाग रहे थे। ऐसी आपातकालीन स्थिति में उन दोनों को हमसे संपर्क करने का मौका नहीं मिला। लियू नाम के बुजुर्ग ने बोलना जारी रखा। बाघ दांत दस्ते के चारों सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। मिश्रित युवा ने चिंतित भाव से कहा और लियू नाम के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो युवा मास्टर। भले ही कोई ये दृश्य बनाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वह आपको निशाना बना रहा हो। वग और लड़ाके ऐसी रणनीति का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सरदार लड़ाके आपसे उलझने की हिम्मत नहीं करेंगे। वरिष्ठ लियू, युवा मालिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें मुख्यालय शहर वापस लौट जाना चाहिए, बाघ नुकीले कप्तान पान्या ने कहा। शराब की दुकान के आसपास फैली खून की गंध ने बाघ के नुकीले हथियार के कप्तान पान्या के दिल में चिंता भर दी। उनकी मौत राक्षसों के कारण हो सकती है, लेकिन यह और भी अधिक संभावना है कि इसके पीछे एक लड़ाकू था। और किस तरह का नियमित लड़ाकू युवा मास्टर ली वेई के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? उन्हें सबसे अधिक संभावना है कि मेरे बाघ नुकीले हथियार दस्ते के खिलाफ कोई दुश्मनी है। वह इस युवा मास्टर की पहचान से पूरी तरह परिचित थे। हालांकि वह एक मिश्रित युवा है, लेकिन उसके पिता चीनी हैं। चाहे युवा मास्टर के पिता की ताकत हो या उनकी पृष्ठभूमि, कुछ ही लड़ाके इस युवा मास्टर ली वेई को नाराज करने की हिम्मत कर पाएंगे।
कोई जरूरत नहीं है। बूढ़े अनुभवी लियू ने अपना हाथ हिलाया। मेरे और का लॉन के साथ युवा मालिक की सुरक्षा की गारंटी है। सफेद जानवर ने भी बाघ के नुकीले दस्ते के कुछ सदस्यों को देखा और ठंडी हंसी हंस दी। युवा मास्टर ली पान या मिश्रित युवाओं को देखने से खुद को रोक नहीं सके। मिश्रित युवा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरा प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। सीनियर लियू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लड़ाकू हमेशा जीवन और मौत के बीच की सीमा पर चलते हैं। आप कुछ अनिश्चितताओं से इतना कैसे डर सकते हैं? अगर आप हमेशा इतने डरे हुए रहेंगे तो आप भविष्य में कभी कुछ कैसे हासिल कर पाएंगे? पान या और अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा। आप लोग बस हमारा पीछा करते रह सकते हैं। क्या ये काम नहीं करेगा? जब सीनियर लियू ने ये कहा तो पान या और टाइगर फैन के अन्य सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। उन सभी ने मुख्यालय शहर में लौटने का विचार त्याग दिया। वे स्पष्ट थे कि दो उन्नत सरदारों का पीछा करना वास्तव में बहुत सुरक्षित था। वरिष्ठ लियू सही कह रहे हैं। अगर हम हमेशा इतने डरे हुए रहेंगे तो क्या हमें लड़ाके भी माना जा सकता है? अगर कोई वास्तव में हमारा पीछा भी कर रहा है तो जैसे ही हम उसे पा लेंगे हम उसे सीधे मार देंगे। पान्या की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हम सीनियर लियू की बात सुनेंगे, एक आंख वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी हंसते हुए बोला। बाघ नुकीले दस्ते के सभी सदस्यों ने संकेत दिया कि वे वरिष्ठ लियू की बात सुनेंगे। ये जगह खून की गंध से भरी है, चलो स्थान बदलते हैं, वरिष्ठ लियू ने कहा। तुरंत ही थंडरबोल्ट दस्ते के सातों सदस्य जे शराब श्रृंखला स्टोर से बाहर निकल गए। लुओ फेंग अपने मूल स्थान से चुपचाप दूरबीन से देख रहा था। उन्होंने वास्तव में जे शराब श्रृंखला की दुकान छोड़ दी है। थंडरबोल्ट दस्ते के 7 सदस्य दुकान से बाहर निकले और काफी दूर तक सड़क पर चले गए और फिर लुओ फेंग की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गए। अरे, यह विला इतना ऊंचा नहीं है कि मैं इतनी दूर तक देख न सकूं। लुओ फेंग ने तेजी से अपना बैकपैक, ढाल और ब्लेड उठाया और जगुआर की तरह विला से बाहर निकल गया। वह आश्चर्यजनक गति से भागा और सीधे सड़क के उस पार ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग में जा घुसा। यह अपार्टमेंट बिल्डिंग 18 मंजिल ऊंची थी। लुओ फेंग की ढाल और ब्लेड सभी उसकी आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित थे। लुओ फेंग की गति चौंकाने वाली थी। एक छाया लगातार सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ रही थी। हुश हुश हुश। कुछ ही सेकंड में वह पहली मंजिल से 18वीं मंजिल पर चला गया। 18वीं मंजिल के एक कमरे में लुओ फेंग उत्तरी खिड़की के पास खड़ा था और अपनी दूरबीन से नीचे देख रहा था। इतनी ऊंची जगह से वह दूर तक देख पा रहा था। उसने जल्दी से थंडरबोल्ट स्क्वाड के 7 सदस्यों को सड़क पर चलते हुए पाया। ये 7 लोग काफी दूर तक साथ साथ चले और फिर आखिरकार एक टूटे फूटे आवासीय अपार्टमेंट में घुस गए जो 6 मंजिल ऊंचा था। मुझे आश्चर्य है कि मेरे द्वारा बनाए गए दृश्य का कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, लुओ फेंग ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। यह काम करता है या नहीं ये स्वर्ग पर निर्भर है। मैं अपने मौके का इंतजार करता रहूंगा। लुओ फेंग ने फिर से अपने देखने के दिन शुरू कर दिए। एक योद्धा के रूप में आपको सबसे पहले धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इन दोनों के बिना आप कभी भी आश्चर्यजनक शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से लुओ फेंग को अकेले देखने में कोई दिक्कत नहीं थी। पहले दिन दोपहर में वज्र दल शिकार के लिए निकला। इस बार 7 दल एक साथ निकले। दूसरे दिन थंडरबोल्ट दस्ता सुबह और दोपहर में बाहर चला गया ताकि उनके मिश्रित युवा मास्टर को प्रशिक्षण मिल सके। पहले की तरह वे 7 एक साथ चले गए जिससे लुओ फेंग को कोई मौका नहीं मिला। तीसरे दिन भी वे सुबह और दोपहर को बाहर जाते रहे और वे सभी 7 सदस्य एक साथ बाहर जाते रहे। लगता है कि यह बाघ के नुकीले दांतों वाला दस्ता वास्तव में संदिग्ध है। लुओ फेंग बिस्तर पर बैठ गया जिसे उसने पहले ही थोड़ा साफ कर दिया था और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। अब तक आकाश अंधेरा था और सितारों से भरा हुआ था। खिड़की के माध्यम से कमरे में तारों की रोशनी चमक रही थी। हवा खून की गंध से थोड़ी भरी हुई थी। मुझे क्या करना चाहिए? लुओ फेंग ने भौहें सिकोड़ी। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो मिश्रित युवा मास्टर का प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और वे मुख्यालय शहर में वापस लौट सकते हैं। रिंग टिल्डर। लुओ फेंग ने महसूस किया कि उसकी कलाई पर टैक्टिकल कम्युनिकेशन घड़ी थोड़ी हिल रही थी। जब उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि यह उसके भाई का फोन था। वापस बुलाओ, लुओ फेंग ने आदेश दिया। बीप बीप बीप। हेलो भाई। लुओ हुआ की आवाज घड़ी से आई। लुओ हुआ, तुम मुझे कैसे बुला रहे हो? लुओ फेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि वह बेहद खुश था। जंगल में अकेले दूसरे लोगों का शिकार करना अकेलापन है। अपने परिवार के साथ बातचीत करने में सक्षम होने से उसका पूरा दिल गर्म हो गया।
मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था भाई। लुओ हुआ स्पष्ट रूप से आराम और खुश था। भाई, मैंने हाल ही में अपने स्टॉक से फिर से बहुत सारा पैसा कमाया है, ये बहुत अच्छा लगता है। ओह, तुम्हें पैसे कैसे मिले? लुओ फैंग ने हंसते हुए पूछा। लुओ हुआ ने उत्साह से कहा, जिन 8 शेयरों से मैं निपट रहा हूं, उनमें से 6 गुणवत्ता वाले शेयर हैं, जबकि अन्य 2 निवेश वाले शेयर हैं। गुणवत्ता वाले शेयर बहुत बढ़िया हैं और हर साल मुझे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन इन 6 शेयरों में से एक का मूल्य तेजी से गिरने लगा। मैं बहुत डर गया और मुझे लगा कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है। इसकी जांच करने के बाद मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। हे भगवान, अगर मेरे निवेश वाले शेयरों के साथ ऐसा हुआ तो मैं शायद अपना शरीर काट लूंगा। लेकिन मुझे इन गुणवत्ता वाले शेयरों पर भरोसा है और मैं इन्हें लंबे समय तक अपने पास रखना पसंद करूंगा। और चूंकि मुझे कंपनी में कुछ भी गलत नहीं लगा, इसलिए मुझे डरने की कोई बात नहीं है। अगर यह गिरता है तो मैं इसे खरीद लूंगा। ये लगातार गिरता रहा, तारांकन 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 तारांकन। यह 1 दर्जन दिनों तक गिरा और इसके मूल्य का 50% खो गया। मैंने वस्तुतः अपने सारे पैसे का 80% लिया और इसे उन शेयरों में लगा दिया। कौन जानता था कि पिछले कुछ दिनों में इसका मूल्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। 20 दिनों के भीतर न केवल यह अपने मूल मूल्य पर वापस आ गया, बल्कि यह थोड़ा और ऊपर चला गया। जीज, बस इसी से मैंने मूल रूप से अपने पैसे दोगुने कर लिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लुओ फैंग घड़ी से आ रही आवाज से अपने भाई की उत्तेजना को महसूस कर सकता था। बहुत बढ़िया, अपने भाई से कहीं बेहतर, लुओ फैंग ने तारीफ करते हुए हंसते हुए कहा। क्या आपके पास अभी लगभग 100 मिलियन नहीं है? उसने पिछली बार अपने भाई को 50 मिलियन दिए थे, इसलिए लुओ हुआ के पास लगभग 80 मिलियन होने चाहिए। हाँ, अब ये लगभग 170 मिलियन है, लुओ हुआ ने हंसते हुए कहा। भाई, ये सब आपके द्वारा दिए गए पैसे की बदौलत है। अगर मेरा मूलधन इतना अच्छा नहीं होता तो मैं इतना पैसा कैसे कमा पाता? चूंकि उसने पैसे दोगुने कर दिए थे। यदि उसके पास केवल 10,000 होते तो उसके पास कुल मिलाकर केवल 20,000 ही होते। लेकिन चूंकि उनके पास 80 से 90 मिलियन डॉलर थे, इसलिए उन्होंने इसे 170 से 180 मिलियन डॉलर में बदल दिया। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि आपका पहला 100 मिलियन कमाना सबसे मुश्किल होता है, जबकि आपका दूसरा 100 मिलियन कमाना बहुत आसान होता है। तुम अच्छे हो। तुम्हारा भाई करीब 2 महीने से जंगल में शिकार कर रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ 100 मिलियन कमाए हैं, लुओ फैंग ने कहा, लेकिन अपने दिल में वह हैरान था। शेयरों के साथ खेलने से ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। आप पैसे से पैसा कमा रहे हैं, आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। बेशक आप संभावित रूप से ढेर सारा पैसा खो भी सकते हैं। हालांकि भाई, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लुओ हुआ ने हंसते हुए कहा। लुओ हुआ कई वर्षों से शेयरों के साथ खेल रहा है, इसलिए इतने कम समय में इतना पैसा कमाना वास्तव में काफी दुर्लभ है। लुओ फैंग ने अपनी सामरिक संचार घड़ी चलाते हुए मन ही मन सोचा। उसने अपने बैंक खाते में प्रवेश किया और अपने भाई के खाते में 180 मिलियन स्थानांतरित कर दिए। लुओ हुआ ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, भाई, मेरा खाता। तुम्हारे भाई ने हाल ही में बहुत सारा पैसा कमाया है, इसलिए ये तुम्हारे लिए है। कड़ी मेहनत करो और उन्हें शेयर बाजार में लगाओ। अगर एक दिन तुम 15 बिलियन तक पहुंच गए तो तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। लुओ फैंग ने हंसते हुए कहा। लुओ फैंग ने अपने भाई को जीवन के अमृत के बारे में कभी नहीं बताया, चूंकि वह चीज बहुत महंगी है। लेकिन लुओ फैंग की योजना के अनुसार अगर वह और उसका भाई दोनों पैसे कमाते हैं, वह अपने पैसे में से कुछ अपने भाई को दे सकता है और उसका भाई उस पैसे का इस्तेमाल और भी ज्यादा पैसे बनाने में कर सकता है। अगर वे पैसे से पैसे बनाते रहें तो शायद 30 बिलियन तक पहुंचना असंभव नहीं है। लुओ हुआ ने कहा, 15 बिलियन। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे उधार देता रहूंगा, लुओ फैंग ने हंसते हुए कहा। शायद तब उसका और लुओ हुआ का पैसा मिलाकर 30 बिलियन तक पहुंच जाएगा। पैसा मिलने के बाद वह जीवन अमृत खरीदने का तरीका सोचेगा ताकि उसका भाई फिर से खड़ा हो सके। ठीक है भाई, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, लुओ हुआ ने विश्वास भरे स्वर में कहा। ठीक है, लुओ फैंग हंसा। ठीक है, आपको पहले आराम करना चाहिए। ठीक है भाई, जंगल में सावधान रहना। दोनों भाइयों ने जल्दी से अपनी बात खत्म कर ली। मिंग यू सेक्टर, लुओ फैंग का घर। पहली मंजिल पर अपने भाई के कमरे में लुओ हुआ ने उत्साह से अपना फोन बंद कर दिया और अपने कंप्यूटर पर चैट करना शुरू कर दिया। हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुम मजे कर रही हो, स्क्रीन पर एक युवा लड़की मुस्कुराई।
हे बेशक मैं खुश हूँ। लुओ हुआ ने स्क्रीन पर इस युवा लड़की के साथ उत्साह से बातचीत की। इस युवा लड़की के गाल एक बच्चे की तरह थे और उसके कान छोटे और बाल छोटे थे। वह बहुत ही उज्ज्वल और शुद्ध लड़की लग रही थी। वह लुओ हुआ की प्रेमिका जियाओ नान है। चूंकि जियाओ नान का कॉलेज यहीं है, भले ही वह एक कॉलेज की छात्रा है, फिर भी वह घर पर ही सोती है। जियो नान इस समय अपने बेडरूम में कंप्यूटर पर लुओ हुआ के साथ बातचीत कर रही थी और उसके कमरे के बाहर लिविंग रूम में एक अधेड़ उम्र का जोड़ा लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। हालांकि वे टीवी देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान टीवी पर नहीं था। हमें क्या करना चाहिए? मध्यम आयु वर्ग की महिला ने जल्दी से कहा, आप जियाओ नान के गुस्से को जानते हैं। अगर हम उन्हें जबरदस्ती अलग कर देंगे तो वह निश्चित रूप से हमसे नफरत करेगी। अगर वह हमसे नफरत करना चाहती है तो उसे करने दो। यह उसके अपने भले के लिए है। अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से यह कहने से खुद को नहीं रोक पाया। जब से वह छोटी थी तब से उसे कभी किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। क्या उसे अब भी लगता है कि वह किसी परीक्षा में जी रही है? हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हमारी लड़की अच्छी दिखती है, तो वह एक विकलांग व्यक्ति के साथ क्यों है? उस विकलांग व्यक्ति का भाई एक लड़ाकू है। लेकिन अगर वह लड़ाकू है तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि उसका भाई हमारी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। कोई बात नहीं, मैं अपनी लड़की को इस तरह आग के गड्ढे में कूदते नहीं देख सकता। अगर बुरेली न होते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि हमारी लड़की हमारी पीठ पीछे मिंगयू सेक्टर के विकलांग व्यक्ति को डेट कर रही थी। मैं अभी बहुत क्रोधित हूँ। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा गुस्से से लाल था। अधेड़ उम्र की महिला ने जल्दी से कहा, गुस्सा मत हो। चाहे जितना गुस्सा करो, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी तो एक ही बेटी है, तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे जरूरी बात, हमें अपनी बेटी को उस विकलांग व्यक्ति से अलग करने का कोई उपाय सोचना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बेटी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मैं समझता हूँ। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा था और उसके चेहरे पर उदासी थी और वह धूम्रपान कर रहा था। सिगरेट का धुआं कमरे में फैल गया और कुछ देर तक कमरा शांत रहा। सिर्फ यांत्रिक घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरी सुबह 003 शहर हमेशा की तरह मौत की ठंडी हवा से भरा हुआ था और हमेशा की तरह दिल दहलाने वाली राक्षसी दहाड़ शहर से समय समय पर आती रही। अगर हम कहें कि जियांगनान शहर तकनीकी रूप से उन्नत शहर है जो जीवन से भरा हुआ है, तो ये शहर जो कुछ दशक पहले चीन का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, अब राक्षसों के लिए एक खेल का मैदान बन गया है। यहाँ आप हर जगह खून और लाशों के धब्बे देख सकते थे। ये राक्षस का अड्डा है। धूल से भरे उस 18 मंजिला अपार्टमेंट में अपनी युद्ध वर्दी में लुओ फेंग ने एक हाथ से दूरबीन पकड़ी हुई थी और नीचे देख रहा था तथा दूसरे हाथ से मांस की कटार खा रहा था। एक निवाला खा रहा था और निगलने से पहले 2 बार चबा रहा था। चबाओ, निगलो। वृद्ध कमरे में ये स्पष्ट रूप से शांत था, केवल लुओ फेंग के चबाने की आवाज थी। गल्प गल्प टिल्डर टिल्डर। लुओ फेंग ने अपना पानी का थैला निकाला और थोड़ा पी लिया। थोड़ी देर बाद उसने एक और घूंट लिया। लुओ फेंग जंगल में बहुत अधिक भोजन और पानी नहीं लाता था, इसलिए उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाना पड़ता है। 7 लोग फिर से साथ हैं। लुओ फेंग ने अपनी दूरबीन से देखा और साफ देखा कि वे सातों सुबह की धुंध में एक साथ 6 मंजिला अपार्टमेंट की इमारत से बाहर निकले थे। लुओ फेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए गुस्से में अपनी दूरबीन को बिस्तर के ऊपर फेंक दिया। लुओ फेंग ने अपने मंदिरों की मालिश की और पूरा दिन झुके रहने में बिताया। उसकी आंखें बेहद थकी हुई थीं। ये सभी 7 लोग हर दिन एक साथ होते हैं। वे मुझे जरा सा भी मौका नहीं देते। लुओ फेंग ने भौहें सिकोड़ी। इस दर पर मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि युवा मास्टर अपनी प्रशिक्षण योजना पूरी नहीं कर लेता। जब ऐसा होगा तो मैं अपना सारा समय इंतजार करते हुए बर्बाद कर दूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? लुओ फेंग ने जल्दी से सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे कार्रवाई करने का एक भी मौका नहीं मिला। क्या वह ऐसे ही इंतजार करेगा? कोई संभावना नहीं है। लुओ फेंग की आंखें चमक उठी और उसने अपने दांत पीस लिए। चूंकि कोई संभावना नहीं है, तो मैं उन्हें बना सकता हूं। क्या वे हमेशा साथ नहीं रहते? मैं उन्हें अलग होने के लिए मजबूर कर दूंगा। लुओ फेंग ने पानी की थैली पर ढक्कन को हल्के से कस दिया। करीब 3 घंटे बाद थंडरबोल्ट दस्ते के 7 सदस्य राक्षसों की पुरानी मांद में सावधानी से आगे बढ़े। कभी वे आगे बढ़ते, कभी वे इधर उधर घूमते और अंत में वे पहले से 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट में पहुंच गए। कार्रवाई करने का समय आ गया है।
लियो फैंग, जो पूरी तरह से सुसज्जित था, अपने कमरे से बाहर निकलते समय थोड़ा मुस्कुराया और एक तेज बंदर की तरह सीढ़ियों से नीचे भागा। इस 18 मंजिला आवासीय इमारत को छोड़ने के बाद भी लियो फैंग बहुत घमंडी नहीं हो सकता है, इसलिए वह क्षेत्र की खोज करते हुए सावधानी से आगे बढ़ा। राक्षसों से बचना कठिन है, लेकिन उन्हें ढूंढना आसान है। 15 मिनट बाद लियो फैंग एक कुत्ते जैसे राक्षस गिरोह के पास पहुंचा, जिसमें करीब 2 से 3 हजार राक्षस थे। ये कुत्ते जैसा राक्षस गिरोह एक विशाल कारखाने में रह रहा था, जो घरेलू उपकरण बनाता था। आमतौर पर कोई भी मानव योद्धा ऐसी भीड़ को चुनौती देने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि 2 से 3 हजार राक्षसों का खतरा बहुत बड़ा है। गर्जना टिल्ड टिल्ड। फैक्ट्री के चारों ओर बड़े बड़े राक्षसों की दहाड़ गूंज रही थी और पूरे क्षेत्र में मूत्र की गंध फैल रही थी। हे, क्या मजबूत राक्षसों की भीड़ है, लियो फैंग ने दीवार की टोपी के माध्यम से देखा। चलो शुरू करते हैं। थोड़े ही देर के बाद गर्जना टिल्ड, गर्जना 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 टिल्ड टिल्ड। फैक्ट्री में मौजूद राक्षस पागलों की तरह चिल्लाने लगे। कुछ दर्जन राक्षसों की मौत से यह विशाल राक्षस गिरोह क्रोधित हो गया, क्योंकि उन्हें पहले कभी ऐसी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ी थी। यहां तक कि राक्षस गिरोह के नेता और 2 उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के शेर मास्टिफ भी चिल्लाने लगे। पूरा राक्षस गिरोह पागलों की तरह उनका पीछा करने लगा। वे निश्चित रूप से तेज दौड़ते हैं। लियो फैंग की पीठ पर लगी षटकोणीय ढाल उसकी आध्यात्मिक शक्ति के शक्तिशाली प्रभाव में थी। एक पल में लियो फैंग एक उड़ने वाला तूफान बन गया। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड। कुछ टाइगर मास्टिफ शेर मास्टिफ की भीड़ में शामिल हो गए। टाइगर मास्टिफ भी उतनी ही तेजी से भागे जितनी तेजी से शेर मास्टिफ लियो फैंग का पीछा कर रहे थे। भीड़ के आगे वाले 70 से 80 मीटर सेकंड की दर से दौड़ रहे थे। इतनी तेज रफ्तार से उन्हें फैक्ट्री और 6 मंजिला रिहायशी इमारत के बीच 4 मील की दूरी तय करने में सिर्फ 30 सेकंड लगे। सिर्फ 30 सेकंड, और लियो फैंग बिजली की तरह 6 मंजिला आवासीय इमारत की ओर भागा। 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर एक स्वीट के कमरे में वज्र दल के 7 सदस्य आराम कर रहे थे। दरअसल जब पूरा राक्षस गिरोह लियो फैंग का पीछा करते हुए चिल्ला रहा था, तो वज्र दल के 7 सदस्य बिल्कुल भी सतर्क नहीं थे, क्योंकि शहर में ऐसी कौन सी जगह है जहां 4 मील के दायरे में कोई राक्षस न चिल्ला रहा हो। लेकिन लगभग 10 सेकंड के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारे पूर्व में युद्ध छिड़ गया है। एक आंख वाला अधेड़ आदमी हंसा। कौन परवाह करता है, यहाँ है 003 शहर में हमेशा लड़ाकों और राक्षस भीड़ के बीच लड़ाई चलती रहती है। इस बार एक लड़ाके ने शायद कुछ राक्षस भीड़ को क्रोधित कर दिया। बाघ के नुकीले कप्तान पान्या पूरी तरह से शांत थे। चूंकि उनके पास एक लड़ाकू के रूप में दर्जनों वर्षों का अनुभव है, इसलिए उन्होंने इस तरह के परिदृश्य को बहुत बार देखा है। लेकिन जिस समय ये शब्द चारों ओर प्रसारित हुए, राक्षसों की भीड़ अब हमारे बहुत करीब आ गई है। यहां तक कि इमारत भी थोड़ी हिल रही है। कुछ ही पलों में वज्र दल के 7 सदस्य उत्तरी खिड़की की ओर दौड़े और नीचे देखा, और देखा कि 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की सीढ़ियों के प्रवेश द्वार के पास बड़ी संख्या में मास्टिफ राक्षस थे। कुछ शेर मास्टिफ राक्षस सीढ़ियों पर भी हमला कर रहे थे। बस इन कुछ सेकंड में पूरा आवासीय अपार्टमेंट हिलने लगा जैसे भूकंप आ रहा हो। कई राक्षसों की दहाड़ें भी चारों ओर गूंज उठीं। धमाका। जिस कमरे में वज्र दल के 7 सदस्य थे उसका दरवाजा जोर से खुल गया। एसयूवी के आकार के शरीर वाले शेर एक एक करके कमरे में घुस आए। न केवल दरवाजा सीधे तौर पर चकनाचूर हो गया, बल्कि दीवारें भी ढहने लगीं। 1000 से ज्यादा राक्षस लगातार आवासीय इमारत को तोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इमारत किसी भी पल गिर सकती है। और आवासीय इमारत के बाहर करीब 1 से 2000 शेर मास्टिफ राक्षस थे। ये शेर मास्टिफ राक्षस इमारत में घुस भी नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आवासीय अपार्टमेंट को पूरी तरह से घेर लिया। अगर आप एक ऐसे दृश्य की कल्पना कर सकते हैं जहां 1 से 2000 एसयूवी एक इमारत को घेर रही हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने सारे राक्षसों का एक आवासीय अपार्टमेंट को घेरना कितना डरावना होगा। क्या हो रहा है? मिश्रित युवक तुरंत चिल्लाने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कोई भी इस अपार्टमेंट इमारत को देखकर घबरा जाएगा जो इतनी हिल गई है कि वह गिरने के कगार पर है। बड़ी संख्या में राक्षस कमरे में घुस रहे हैं और नीचे आवासीय अपार्टमेंट इमारत के चारों ओर राक्षसों की घनी भीड़ है। युवा स्वामी की रक्षा करो। बाघ के नुकीले दस्ते पीछे की रक्षा करो, लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने दहाड़ते हुए कहा। दादा दादा टिल्ड टिल्ड टिल्ड। डोंग जी की मशीन गन पागलों की तरह दहाड़ रही थी और गोलियों के गोले पागलों की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। शक्तिशाली गोलियां एक एक करके शेर मास्टिफ राक्षसों के शरीर में घुस गईं।
राक्षस इतनी तेजी से हमला कर रहे थे कि जब उन्हें गोली लगी तब भी वे आगे की ओर बढ़ते रहे। गंजा जानवर, एक आंख वाला आदमी और बाघ के नुकीले दांत वाले कप्तान पानया ने राक्षसों को एक एक करके किनारे करने के लिए अपने ठंडे हथियारों पर भरोसा किया। पेंग पेंग पेंग, लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी सैनिक और वह श्वेत व्यक्ति पहले से ही मिश्रित युवक को अपने साथ लाए थे और वे सीधे खिड़की से बाहर कूद गए। चलो चलें। बाघ नुकीले दांत वाला कप्तान दहाड़ा और खिड़की से कूदते हुए सबसे पहले उसके पीछे चला गया। डोंगजी, जल्दी करो, एक आंख वाला आदमी दहाड़ा। शारीरिक फिटनेस की तुलना करें तो गनर सबसे कमजोर हैं। गनर डोंगजी ने भी खिड़की से बाहर कूदते समय अपने दांत भींचे। अंत में एक आंख वाला अधेड़ उम्र का आदमी और गंजा जानवर भी खिड़की से बाहर कूद गए। भले ही एक शुरुआती स्तर का सरदार लड़ाकू अपने ऊपर कई 100 किलो सामान ले जा रहा हो, लेकिन उन्हें 6 मंजिलों की ऊंचाई से कूदने से कोई चोट नहीं लगेगी। हालांकि नीचे जो चीज उनका इंतजार कर रही है वह कोई समतल जमीन नहीं है, बल्कि 1000 से अधिक राक्षस हैं। आवासीय अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल की दीवारें पहले ही टुकड़ों में टूट चुकी थीं, और लुओ फैंग दूसरी मंजिल पर एक कमरे के कोने में छिपा हुआ था। जब लुओ फैंग इस कमरे में घुसा तो उसने अपने आध्यात्मिक बल का इस्तेमाल करके कंक्रीट की दीवारों, पत्थर की मेजों आदि को नियंत्रित किया ताकि वह जिस बाथरूम में है उसे पूरी तरह से सील कर सके, और उसने छत भी तोड़ दी। कंक्रीट गिरने के बाद कमरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया, इसलिए राक्षसों के अंदर घुसने के बाद भी वे लुओ फैंग को नहीं ढूंढ पाए। इसके बाद राक्षसों की भीड़ ने छठी मंजिल पर वज्र दस्ते को देखा और अपना सारा ध्यान उन पर केंद्रित कर दिया। बाथरूम की खिड़की के पास खड़े होकर लुओ फैंग बाहर की ओर देख रहा था और उसके कान ध्यान से सुन रहे थे। वे लड़ रहे हैं। लुओ फैंग ने छठी मंजिल से कुछ हल्की दहाड़ें सुनी। उसके बाद 3 छायाएं तेजी से ऊपर से गिरीं। वे कूद पड़े। लुओ फैंग की आंखें चमक उठीं और 2 काले चाकू तुरंत उसके बगल में मंडराने लगे। तीनों छायाओं में से सबसे पहले लियू नाम का बूढ़ा और मिश्रित युवक गिरा, उसके बाद सफेद रंग का वह क्रूर व्यक्ति गिरा। उनके ठीक पीछे बाघ के नुकीले दस्ते का कप्तान पान याद था। चीख टिल्डर टिल्डर, युवा स्वामी की रक्षा करो, आगे बढ़ो। ठीक उसी समय जब लियू नामक बूढ़ा अनुभवी सैनिक उतरा, उसके पैर पास के 2 शेर मास्टिफ राक्षसों पर 2 युद्ध कुल्हाड़ियों की तरह टूट पड़े। 2 शेर मास्टिफ राक्षस दर्द से चीखते हुए उड़ गए और पास के 7 या 8 शेर मास्टिफ शेर और बाघों से टकरा गए, जिससे एक पल के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। सफेद जानवर के हाथ में एक विशाल 2 हाथ वाली तलवार थी और वह पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था। बाघ कप्तान पैन या उसके बगल में सफेद जानवर का समर्थन कर रहा था। उनमें से एक के पास बेजोड़ ताकत थी, जबकि दूसरा खतरनाक और अप्रत्याशित था। वे दोनों मिलकर एक बुलडोजर की तरह थे जो अपने सामने के राक्षसों को मिटा रहे थे। चीख टिल्डर टिल्डर, एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज गड़गड़ाने लगी। कुछ ही दूरी पर एक विशाल शरीर दिखाई दिया जो लगभग 4 से 5 मीटर लंबा था और एक औसत ट्रक से भी बड़ा था। इसका पूरा शरीर चांदी का था और थोड़ा सा प्रकाश को भी प्रतिबिंबित कर रहा था, क्योंकि इसके फर पर कुछ चांदी के तराजू थे। इसके विशाल माथे पर एक छोटा सा उभार था, जैसे कि यह अपने फर को खोलने वाला था। ये पूरे गिरोह में 2 उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के राक्षसों में से एक है। एक उच्च स्तरीय कमांडर शेर मास्टिफ। बूम! सिर्फ एक छलांग के साथ कमांडर शेर मास्टिफ एक चांदी की रोशनी की तरह 20 मीटर की दूरी तक उड़ गया और सीधे थंडरबोल्ट दस्ते की ओर बढ़ गया। पान या, तुम युवा मालिक की रक्षा करो और जल्दी से भागो, लियू नामक बूढ़े अनुभवी ने दहाड़ते हुए कहा। हाथ में ब्लेड लेकर वह चिल्लाया, कलोंग। समझ गया। सफेद जानवर भी दहाड़ा। लियू नाम के बुजुर्ग और सफेद जानवर ने कमांडर शेर मास्टिफ से लगभग एक ही समय पर भिड़ंत की। इसमें कोई मदद नहीं थी, अगर वे उससे भिड़ते नहीं तो मिश्रित युवा गंभीर खतरे में पड़ सकते थे। हाउल टिल्डर टिल्डर, कमांडर शेर मास्टिफ ने दहाड़ लगाए और उसका शरीर थोड़ा धुंधला होने लगा क्योंकि उसके पंजे सीधे उसके सामने खड़े 2 इंसानों की ओर बढ़ गए। कियांग, कूंग, बूम! 2 उन्नत स्तर के सरदारों और उच्च स्तर के कमांडर स्तर के राक्षस के बीच संघर्ष ने अराजकता पैदा कर दी। आसपास के शेर मास्टिफ फंस गए और उड़ गए। यहां तक कि आसपास की दीवारें और फर्श भी प्रभावित हुए और गड़बड़ हो गए। बड़ी संख्या में शेर मास्टिफ राक्षसों के समर्थन के साथ कमांडर शेर मास्टिफ व्यावहारिक रूप से लियू नामक अनुभवी और सफेद जानवर के बराबर था। पेंग पेंग पेंग, गनर डोंगजी, गंजा क्रूर और एक आंख वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी भी इस समय बाहर कूद गया। हालांकि एक आंख वाला अधेड़ आदमी, गंजा जानवर और गनर डोंगजी सभी घबराए हुए थे।
लियू नाम के बूढ़े दिग्गज, सफेद जानवर, मिश्रित युवा और पानिया का समूह राक्षसों की भीड़ में इधर उधर घूमने में सक्षम था, लेकिन एक आंख वाला अधेड़ आदमी और अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। जल्दी करो, चलो, एक आंख वाले मध्यम आयु वाले आदमी ने कहा। जल्दी करो, दादा दादा टिल्डर टिल्डर डोंगजी ने अपनी मशीन गन को घसीटा और आसपास के राक्षसों पर स्वतंत्र रूप से गोलियां चलाईं। इस समय चीख टिल्डर टिल्डर, दिल को दहला देने वाली चीख के बाद एक और विशाल शरीर जो पूरी तरह से चांदी का था 6 मंजिला अपार्टमेंट से नीचे कूदता हुआ आया। अचानक शेर मास्टिफ का नेता, जो लियू नाम के बूढ़े दिग्गज और सफेद जानवर के खिलाफ लड़ रहा था, तुरंत उत्साह से दहाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वह ऊपर से आ रही विशाल छाया के साथ बातचीत कर रहा था। एक और शेर मास्टिफ नेता, एक उच्च स्तरीय कमांडर भी। लियू नाम के बूढ़े वयोवृद्ध और सफेद जानवर के चेहरे काफी बदल गए। उन्होंने बाघ के नुकीले दांत वाले कप्तान पानिया और मिश्रित युवाओं पर नजर डाली, जो पहले से ही बहुत दूर थे। जब वे दोनों बड़ी मात्रा में राक्षसों को रोक रहे थे, तो पानिया और मिश्रित युवा भागने में सफल रहे। जल्दी जाओ, जाना। सफेद जानवर और लियू नाम के बूढ़े अनुभवी ने बिल्कुल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। राक्षसों की भीड़ के बिना भी वे 2 उच्च स्तरीय कमांडर राक्षसों के साथ आमने सामने नहीं जा सकते थे, और उनके चारों ओर राक्षसों की एक विशाल भीड़ थी। हाउल टिल्डर, हाउल टिल्डर। 2 उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के शेर मास्टिफ नेता हमला करते हुए दहाड़ रहे थे। क्या वे इन 2 शापित मनुष्यों को भागने देंगे? खंडहर हो चुके 6 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर लुओ फेंग चुपचाप खिड़की से बाहर क्या हो रहा था ये देख रहा था। सफेद जानवर और लियू नाम का बूढ़ा बुजुर्ग भाग गया, जबकि एक आंख वाला अधेड़ उम्र का आदमी, गंजा जानवर और डोंगजी अभी भी बाहर निकलने के लिए बेताब थे। लुओ फेंग ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी। अब समय आ गया है। 2 काले चाकू तुरंत खिड़की से बाहर निकलकर एक आंख वाले अधेड़ व्यक्ति और शेर मास्टिफ राक्षसों के समूह में शामिल गंजे जानवर की ओर उड़े। यह इस तरह से बेहतर है। अगर वह खुले में लड़ता तो एक आंख वाला अधेड़ आदमी, जो मध्यवर्ती सरदार स्तर तक पहुंच गया है, थोड़ी लड़ाई कर सकता था, लेकिन इस घात के नीचे पू एक आंख वाले अधेड़ उम्र के आदमी और गंजे जानवर के दिमाग में तुरंत छेद हो गया और वे तरबूज की तरह फट गए। इसके तुरंत बाद 2 भयानक काली रोशनियां लगभग तुरंत ही गनर डोंग जेड के सिर में घुस गईं, जो उस समय पागलों की तरह अपनी मशीन गन से गोली चला रहा था। जब वे तीनों मर गए तो वे डर, सवाल और असंतोष से भर गए। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई। रंबल टिल्डर टिल्डर 3 मानव शवों पर बड़ी संख्या में राक्षसों ने तुरंत हमला कर दिया। शेर मास्टिफ और टाइगर मास्टिफ राक्षसों ने उत्साह से उनके मांस को फाड़ दिया। दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम में लुओ फेंग चुपचाप 2 शेर मास्टिफ नेताओं को लियू नाम के बूढ़े अनुभवी और सफेद जानवर पर हमला करते हुए देख रहा था। बाघ नुकीले दस्ते के 6 सदस्यों में से 5 पहले ही मर चुके हैं। अच्छा, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। भले ही मैं इसके पीछे था, लेकिन वे अनभिज्ञ हैं। लुओ फेंग अब तक जो कुछ भी कर चुका था उससे संतुष्ट था, क्योंकि वह उस मिश्रित युवा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। जब तक आप मूर्ख नहीं हैं, आप समझ सकते हैं कि मिश्रित युवाओं के पीछे की शक्ति महान है। इसलिए जब वे युवा मास्टर के साथ थे तो लुओ फेंग ने बाघ नुकीले दस्ते के सदस्यों पर हमला नहीं किया। हालांकि राक्षस गिरोह के हमले के कारण दस्ते के 7 सदस्य 3 भागों में विभाजित हो गए। आगे दौड़ रहे थे मिश्रित युवा और पानिया। 2 उच्च स्तरीय कमांडर राक्षसों द्वारा पीछा किया जा रहा था। लियू नामक बूढ़ा अनुभवी और सफेद जानवर था, जबकि अंतिम भाग में एक आंख वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी और अन्य थे। क्योंकि मिश्रित युवा, लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी और सफेद जानवर पहले ही बहुत दूर भाग चुके थे, वे यह नहीं देख सकते थे कि एक आंख वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोगों के साथ क्या हो रहा था। यही कारण था कि लुओ फेंग ने हमला करने के लिए वह समय चुना। हालांकि युवा मास्टर शायद इस बार बड़ी मुसीबत में है, लुओ फेंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि अचानक लुओ फेंग की दृष्टि के क्षेत्र में एक मानव की धुंधली छाया दिखाई दी। यह मानव किसी प्रकार का कर्मचारी प्रकार का हथियार ले जा रहा था। एक फ्लैश के साथ उसने कुछ 100 मीटर की दूरी तय की और सीधे राक्षस भीड़ पर हमला किया। रंबल टिल्डर टिल्डर, एक चौंकाने वाली धमाकेदार ध्वनि हुई और पानिया और मिश्रित युवाओं के आसपास के दर्जनों शेर मास्टिफ और टाइगर मास्टिफ तुरंत मांस के ढेर में बदल गए। ध्वनि की गति को पार करने वाली गति ने धमाकेदार ध्वनि पैदा की। छाया फिर से चली गई। वह सीधे 2 शेर मास्टिफ नेताओं के सामने आ गया। दोनों शेर मास्टिफ नेताओं ने तुरंत एक आश्चर्यजनक चीख निकाली और आश्चर्यजनक रूप से भागने लगे। बूम!
स्टाफ टाइप हथियार ने शेर मास्टिफ लीडरों में से एक के शरीर पर बिजली की तरह जोरदार प्रहार किया। सिल्वर शेर मास्टिफ लीडर को लगभग 20 मीटर ऊपर फेंका गया और उसके शरीर पर सभी शल्क पूरी तरह से फट गए। हवा में ताज़ा खून छिड़का गया और जब ये शेर मास्टिफ लगभग 20 मीटर ऊपर फेंका गया, बूम! छाया ने तुरंत ही दूसरे शेर मास्टिफ नेता का पीछा किया और उसे भी भयंकर रूप से कुचल दिया। शेर मास्टिफ लीडर एक फेंकी गई बॉलिंग बॉल की तरह था क्योंकि उसे दूर फेंका गया और फिर उसके पीछे बड़ी संख्या में शेर मास्टिफ और टाइगर मास्टिफ को पटक दिया गया। जो शेर मास्टिफ पास थे वे सीधे झटके से मर गए, जबकि अन्य बड़ी संख्या में शेर मास्टिफ और टाइगर मास्टिफ दूर जा गिरे। जहां तक उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के शेर मास्टिफ नेता की बात है तो वह कुछ बार जमीन पर लौट गया और फिर पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया। उसके नाक और कान से बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। धमाका! और इसी समय शेर मास्टिफ का नेता जो हवा में ऊंचा उड़ा था, 1 इंच भी हिले बिना जमीन पर गिर पड़ा। पलक झपकते ही 2 उच्च स्तरीय कमांडर स्तर के राक्षस तुरंत मर गए। आओ वू टिल्डर, सभी शेर मास्टिफ, टाइगर मास्टिफ और कुछ अन्य निम्न स्तर के कमांडर स्तर के राक्षस पूरी तरह से चौंक गए। वे सभी चिल्लाने लगे और भागने लगे। केवल इस समय छाया ने अधिक रूप लेना शुरू कर दिया। लुओ फेंग ने देखा कि वह आदमी कैसा दिखता था, एक बहुत बड़ा जानवर जो लगभग 2.3 से 2.4 मीटर लंबा था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे तराशा गया हो। उसने पूरी तरह से ग्रे रंग की युद्ध वर्दी पहनी हुई थी और एक बहुत बड़ी गदा थामे हुए था। उस गदा पर लगे कांटों को देखकर कोई भी कांपने से खुद को नहीं रोक सकता। बहुत गड़बड़ है। लुओ फेंग ने 2 बेजान शेर मास्टिफ नेताओं की लाशों को देखा और पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह इतना हैरान था कि उसने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। यह एक वॉयगॉड स्तर का लड़ाकू है। ये होना चाहिए। मुझे सावधान रहना चाहिए। अगर वह मुझे यहाँ पा गया तो मुसीबत हो जाएगी। यहाँ तक कि लुओ फेंग की इच्छा के अनुसार जो चाकू मूल रूप से फेंके गए थे वे भी जमीन में धंस गए। लुओ फेंग उन्हें वापस लेने से बहुत डरता था। अंकल ली, मिश्रित युवक दौड़कर आया और बार बार उनका धन्यवाद करने लगा। श्री ली, लियू नाम के वृद्ध सैनिक और श्वेत क्रूर व्यक्ति ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। बड़े जानवर ने मिश्रित युवा को देखते हुए हंसते हुए कहा, ली वेई, जब आपके पिताजी को आपका एसओएस सिग्नल मिला और उन्होंने आपका स्थान पाया तो पास में 2 युद्ध देवता थे, मैं और भाई वांग। उन्होंने जल्दी से सबसे पहले मुझसे संपर्क किया। सौभाग्य से मैं बहुत दूर नहीं था, इसलिए मैं समय पर पहुंच सका। चाचा वांग भी यहाँ है। मिश्रित युवक की आंखें चमक उठी। इस समय जैसे हवा का झोंका आया हो, आसपास एक धुंधली छाया दिखाई दी। स्थिर होने के बाद एक सुंदर व्यक्ति जो लगभग 20 से 30 वर्ष का लग रहा था, नीली युद्ध वर्दी पहने हुए दिखाई दिया। अंकल वांग, मिश्रित युवक चिल्लाया, अपनी शर्मनाक स्थिति को देखो। आदमी ने हल्के से हंसते हुए कहा। सफेद जानवर और लियू नाम के बूढ़े दिग्गज ने एक तरफ से आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, जबकि बाघ के नुकीले कप्तान पान या क्षेत्र के चारों ओर देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वहां कुछ युद्ध वर्दी, लाशों के अवशेष और जमीन पर एक मशीन गन पड़ी थी तो उनकी आंखें लाल हो गईं। टाइगर कैप्टन पान या खुद को उन युद्ध वर्दी और लाशों की ओर बढ़ने से नहीं रोक पाए। खून से लथपथ अवशेषों को देखते हुए टाइगर कैप्टन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पान या, वे पहले ही मर चुके हैं। दुखी होने की क्या बात है? लियू नाम के अनुभवी ने धीमी आवाज में चिल्लाया। ओह, क्या हो रहा है? वांग नाम का आदमी मुस्कुराया और उसने देखा और मिश्रित युवा ने तुरंत हंसते हुए समझाया, चाचा वांग, यह ऐसा ही है। मेरे पिताजी ने मुझे कुछ युद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ आने दिया। न केवल बूढ़े लियू और का लॉन्ग मेरी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि एक सरदार स्तर के लड़ाकू दस्ते को भी मेरी रक्षा के लिए रखा गया है, ताकि अगर हमें और लोगों की जरूरत पड़े तो वे मेरी रक्षा कर सकें। हालांकि उनके दस्ते के 6 सदस्यों में से 5 की मृत्यु हो गई, इसलिए वह अकेला बचा है। उनमें से 6 और उनमें से 5 मर गए। विशालकाय जानवर के गले से एक गहरी आवाज निकली, क्या ये दस्ता बहुत कमजोर नहीं है? श्री ली, लियू नाम के अनुभवी ने सम्मानपूर्वक कहा, वास्तव में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बाघ के नुकीले दस्ते बहुत कमजोर हैं। सच में, पिछले कुछ दिनों में जब हम अपने युवा मास्टर को कुछ युद्ध का अनुभव देने के लिए निकले थे तो हमारे पॉइंट की रखवाली कर रहे 2 दस्ते के सदस्यों पर राक्षसों का हमला हुआ और वे वहीं मर गए। और इस बार जब हम 6ठी मंजिल पर आराम कर रहे थे तो हम पर भी एक विशाल राक्षस गिरोह ने रहस्यमय तरीके से हमला किया। वे 3 कमजोर थे, इसलिए वे राक्षस गिरोह में मारे गए। वांग नाम के व्यक्ति की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। विशालकाय जानवर ने भी भ्रमित स्वर में कहा, क्या हो रहा है? राक्षसों की भीड़ द्वारा उस स्थान पर हमला करना बहुत दुर्लभ है जहां लड़ाके छिपे हुए हैं।
और चूंकि ऐसा लगातार 2 बार हुआ है तो स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। कोई आपके पीठ पीछे ये सब कर रहा है। वांग नाम के आदमी ने मन ही मन कहा, यह शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे टाइगर फैंग स्क्वाड से दुश्मनी है। लुओ फैंग एक आवासीय अपार्टमेंट इमारत की दूसरी मंजिल पर एक बाथरूम में छिपा हुआ था। उसकी सांस पहले से ही बहुत कमजोर थी, लेकिन लुओ फैंग जो आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया, वह वांग नाम के उस आदमी की बात सुनकर हैरान रह गया। इस आदमी ने निश्चित रूप से निशाना मारा है। क्या किसी को बाघ के नुकीले दस्ते से दुश्मनी है? पान या यहां तक आया? अंकल वांग। मिश्रित युवा के चेहरे पर भी उलझन भरी झलक थी जब वह वांग नाम के आदमी की ओर देख रहा था। भले ही तुम्हारे पिता के दुश्मन हो, लेकिन वे सभी युद्ध देवता हैं। कोई युद्ध देवता तुम्हारे जैसे बच्चे को मारने की जहमत नहीं उठाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे पिता निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे और उस व्यक्ति के पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, वांग नाम के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, और साथ ही अगर कोई युद्ध देवता तुम्हें मारना चाहता है तो तुम मुख्यालय शहर छोड़ने के पहले दिन ही मर जाओगे। मिश्रित युवक ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता ने सही काम किया। ली वेई, तुम जो प्रशिक्षण ले रहे हो वह सबसे बढ़िया है। हालांकि तुम्हारी वर्तमान लड़ने की शक्ति काफी औसत है। वांग नाम के व्यक्ति ने पूछा, अब तुम्हारी फिटनेस का स्तर कैसा है? मेरी फिटनेस का स्तर एक मध्यम दर्जे के सरदार के बराबर है। हालांकि मैं केवल अधिकांश निम्न स्तर के कमांडर स्तर के राक्षसों के खिलाफ ही लड़ सकता हूं, मिश्रित युवा ने उत्तर दिया। औसत, बहुत औसत, या आप कह सकते हैं औसत से नीचे, वांग नाम के व्यक्ति ने असंतुष्ट स्वर में कहा, मनुष्य की बुद्धि राक्षसों से अधिक होती है। एक गिरोह के नेता की बुद्धि केवल एक इंसान के बराबर ही होती है। इसलिए एक सच्चे योद्धा को अपने समान स्तर के राक्षस से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। कुछ गड़बड़ लड़ाके अपने स्तर से ऊपर के राक्षसों से भी लड़ सकते हैं। आपकी फिटनेस का स्तर एक मध्यवर्ती सरदार के बराबर है, और फिर भी आप केवल एक शुरुआती स्तर के कमांडर के खिलाफ ही लड़ सकते हैं। आपके पास अभी भी बहुत प्रशिक्षण की कमी है। मिश्रित युवक ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। आपकी फिटनेस का स्तर अच्छा है, यही वजह है कि आपके माता पिता ने आप पर ढेर सारा पैसा खर्च किया। वांग नाम के व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, आपकी प्रतिभा और आपके माता पिता के समर्थन के साथ आपके लिए 10 वर्षों के भीतर वॉरगॉड स्तर में कदम रखने का मौका है। इसलिए अभी आपको गंभीरता से कुछ वास्तविक युद्ध अनुभव प्राप्त करना चाहिए। जब आप एक वॉरगॉड बन जाते हैं और वॉरगॉड्स के महल में प्रवेश करते हैं, तभी लोग आपका सम्मान करना शुरू करेंगे और आपको एक शक्तिशाली व्यक्ति के कमजोर बिगड़ेल बच्चे की तरह नहीं समझेंगे। समझ गया अंकल वांग, मिश्रित युवक ने अपने दांत पीसते हुए सिर हिलाया। उनके पिता पहली पीढ़ी के योद्धा हैं और उनकी मां यूरोपीय संघ के सुपर परिवारों में से एक में शक्तिशाली युद्ध देवता सेनानियों में से एक हैं। अपने माता पिता के जीन के साथ ली वेई बहुत प्रतिभाशाली है। जंगल में प्रवेश किए बिना भी लगभग 20 वर्षों के बाद उनका फिटनेस स्तर मध्यवर्ती सरदार स्तर तक पहुंच गया है। यदि उसके माता पिता बड़ी मात्रा में धन खर्च करते हैं तो ली वेई के लिए युद्ध देवता स्तर पर कदम रखना कठिन नहीं होगा। वरिष्ठ, आपसे पूछने की हिम्मत हुई कि युद्ध देवताओं का महल क्या है? बाघ कप्तान पान या, जिसने अब तक कोई आवाज नहीं निकाली थी, पूछे बिना नहीं रह सका। यहां तक कि छिपे हुए लुओ फैंग भी ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। हाँ, आखिर वॉरगॉड्स का महल क्या है? आमतौर पर लोगों से तभी संपर्क किया जाएगा जब वे उन्नत सरदार स्तर पर पहुंचेंगे। वांग नाम के व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। आपका कौशल बहुत अच्छा है, इसलिए अगर मैं आपको पहले से बता दूं तो ये ठीक है। वारगॉड्स का महल न केवल सभी वारगॉड स्तर के लड़ाकों द्वारा बनाया गया एक समूह है, बल्कि पृथ्वी पर सभी 5 प्रमुख देशों के प्रत्येक मुख्यालय शहर में वारगॉड स्तर को पार करने वाले सभी अस्तित्व भी हैं। आप कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर सभी युद्ध देवताओं के महल का हिस्सा हैं। और सबसे शक्तिशाली योद्धा खून और थंडर गॉड वॉरगॉड्स के महल के निर्माता हैं। ये हमारे लिए बनी शक्ति है, वांग नाम के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। बाघ कप्तान पानिया आश्चर्यचकित रह गया। यहां तक कि लुओ फैंग, जो दूर छिपा हुआ था, भी हैरान था। अरे वाह, धरती पर सभी मानव युद्ध देवता मिलकर एक शक्ति बना रहे हैं, और खून और थंडर गॉड ने मिलकर उस समूह को बनाया। एक बार यह शक्ति स्थापित हो जाने के बाद वे शक्तिशाली देश भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वॉरगॉड्स का महल योद्धाओं के लिए महल है। वॉरगॉड्स का महल राक्षसों के खिलाफ मानवता की लड़ाई का अंतिम किला है। युद्ध देवताओं का महल 2 कारणों से अस्तित्व में है। 1, मनुष्य के रूप में अपनी सीमाओं का पीछा करना।
दूसरा, पृथ्वी पर राक्षसों का उन्मूलन करना। वांग नाम के उस आदमी ने अपनी आंखों में हल्की चमक लाते हुए कहा। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों का खून खौल रहा था, जिसमें लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी भी शामिल था। वह उत्साहित था क्योंकि वह उन्नत सरदार स्तर पर है। भले ही वह सिर्फ एक कदम दूर है, लेकिन उसकी उम्र के कारण उसके लिए और मजबूत होना शायद मुश्किल होगा। यहाँ तक कि लुओ फैंग, जो दूर छिपा हुआ था, भी उत्साहित था। ठीक है ली वेई, तुम लोगों को जल्दी से निकल जाना चाहिए। वांग नाम का आदमी मुस्कुराया, मुझे और तुम्हारे चाचा ली को उस उच्च स्तरीय गिरोह नेता स्तर स्टील बख्तरबंद ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार होना होगा। ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम लोग कम से कम सेक्टर के बाहर हाईवे पर पहुंच जाओ। स्टील बख्तरबंद ड्रैगन। मिश्रित युवक की आंखें चौड़ी हो गईं। पान या लियू नाम का बूढ़ा अनुभवी सैनिक और वह सफेद जानवर, सभी ने गहरी सांस ली। हे भगवान, लुओ फैंग, जो दूर छिपा हुआ था, भी हैरान था। ये दोनों युद्ध देवता निश्चित रूप से बहादुर हैं। एक उच्च स्तरीय गिरोह नेता स्तर का स्टील बख्तरबंद ड्रैगन। एक गिरोह नेता की बुद्धिमत्ता लगभग एक इंसान के बराबर होती है, और स्वाभाविक रूप से इस गिरोह नेता राक्षस का फिटनेस स्तर उसी स्तर के इंसान से अधिक है। इसलिए उच्च स्तरीय गिरोह नेता राक्षस के खिलाफ आमतौर पर एक उन्नत स्तर के युद्ध देवता को भी भागना पड़ता है। दो युद्ध देवता एक उच्च स्तरीय गिरोह नेता के खिलाफ टीम बना रहे हैं। क्या वे पागल हो गए हैं? हाँ, उस स्टील बख्तरबंद ड्रैगन ने हाल ही में अंडे दिए हैं, इसलिए इसकी बहुत ताकत कम हो गई है। वांग नाम के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबसे अच्छा मौका है। अंडे दिए। मिश्रित युवक और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। ठीक है, जल्दी करो और निकल जाओ। वह स्टील बख्तरबंद ड्रैगन यहाँ से केवल 10 मील दूर है। एक बार जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसके नियंत्रण में मौजूद विशाल राक्षस गिरोह आगे बढ़ना शुरू कर देगा और आसपास का इलाका प्रभावित होगा। इसलिए आप लोगों के लिए शंघाई शहर छोड़कर हाईवे पर भागना सुरक्षित है, वांग नाम के व्यक्ति ने समझाया। सभी गिरोह के नेता बुद्धिमान हैं और उनके नियंत्रण में एक विशाल राक्षस गिरोह होगा। ठीक है, समझ गया। मिश्रित युवक ने सिर हिलाया। तो आपके भतीजे ने चाचा ली और चाचा वांग को शुभकामनाएं दी। चल दर। मिश्रित युवक के आदेश के बाद पान या और अन्य लोग तुरंत तेजी से चले गए। वे युद्ध देवता की चेतावनी को अनसुना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए वे सभी तुरंत शहर से बाहर भाग गए। रास्ते में मिश्रित युवक और अन्य 3 लोग पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। मिस्टर वांग और मिस्टर ली निश्चित रूप से मजबूत हैं। एक उच्च स्तरीय गिरोह नेता का शिकार। भले ही यह अंडे देने के बाद कमजोर हो, यह अभी भी एक उच्च स्तरीय गिरोह नेता है। लियू नामक बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति यह कहने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ये दोनों लोग महान शैडो ब्लेड भाई शैडो ब्लेड वांग टोंग और बेयर स्ट्रेंथ ली कान है? पान या पूछे बिना नहीं रह सकी। सही। मिश्रित युवा गर्व से मुस्कुराया। जब मेरे पिता और माँ युवा थे तो वे चाचा वांग और चाचा ली के साथ एक ही दल में थे। यह मौत तक की दोस्ती है। बाघ कप्तान पान या आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये पृष्ठभूमि है। उसके माता पिता युद्ध देवता हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके माता पिता के भी कई युद्ध देवता मित्र होंगे। एक दिन मैं भी एक वॉरगॉड बन जाऊंगा और पैलेस ऑफ वॉरगॉड्स में शामिल हो जाऊंगा। एक बार जब मैं पैलेस ऑफ वॉरगॉड्स में शामिल हो जाऊंगा तो मैं आसानी से दूसरे वॉरगॉड्स के साथ संबंध बना पाऊंगा। उस समय मेरे पास वॉरगॉड्स का अपना विशाल नेटवर्क भी होगा। पान या आगे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, चूंकि मैं टाइगर फैंग स्क्वाड में बचा हुआ एकमात्र व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं शामिल होने के लिए एक अधिक शक्तिशाली लड़ाकू दस्ते की तलाश करूंगा। और लुओ फैंग बिना एक बाल भी हिलाए वहीं छिप गया। बाहर से आती आवाजें। क्या तुमने चीर फाड़ कर ली है? चलो पहले तैयारी करते हैं। इस बार हमारा प्रतिद्वंद्वी एक स्टील आर्मर ड्रैगन है। अगर यह उच्च स्तर का सिल्वर मून वुल्फ या ब्लैक क्लाउड टाइगर होता तो उससे निपटना आसान होता, लेकिन एक स्टील आर्मर ड्रैगन की गति, रक्षा शक्ति और क्रूरता सभी बहुत ज्यादा होती हैं। अब जब इसने अंडे दे दिए हैं तो ये हमला करने का हमारा सबसे अच्छा मौका है। इस आवाज को सुनने के बाद ये स्पष्ट है कि यह वांग नाम के आदमी की आवाज है और उस विशालकाय जानवर की गहरी आवाज गूंजी। समझ गया भाई वांग। ठीक है, चले जाओ। एक क्षण के लिए हवा की हल्की आवाज सुनाई दी और फिर कुछ नहीं। लुओ फैंग ने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि वे दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इस बार पान या भाग्यशाली रही। ऐसा लगता है कि मैं इस बार उसे नहीं मार पाऊंगा। लुओ फैंग को स्पष्ट था कि
एक बार मिश्रित युवा और अन्य लोग 003 शहर क्षेत्र छोड़ देते हैं तो इस बार का शिकार खत्म हो जाएगा। हाँ, ये जोखिम नहीं उठा सकते। खैर, इसके लिए बस तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं अगली बार जंगल में उसका सामना न कर लूं। तभी लुओ फैंग की आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। दो युद्ध देवता एक उच्च स्तरीय गिरोह नेता स्टील बख्तरबंद ड्रैगन का शिकार कर रहे हैं, जो अंडे देने के बाद कमजोर हो गया है और ये 10 मील दूर है। मुझे ये युद्ध अवश्य देखना चाहिए। लुओ फैंग का दिल खुजलाने लगा। अगर वह ऐसी अद्भुत लड़ाई नहीं देखेगा तो उसे जरूर पछतावा होगा। मलबे में दबे आवासीय अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर एक एक करके बड़ी बड़ी लाशें बिछी हुई थीं, जिनसे खून की गंध आ रही थी। पहले की हत्याओं के कारण राक्षसों ने पास आने की हिम्मत नहीं की, जिससे ये क्षेत्र कुछ समय के लिए शांत हो गया। और लुओ फैंग अचानक उस आवासीय अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल से बाहर निकल आया और जमीन में फेंके गए 2 चाकू तुरंत लुओ फैंग की जान की जेबों में वापस आ गए। अब से कुछ ही समय बाद 2 युद्ध देवता उस उच्च स्तरीय गिरोह के नेता स्टील बख्तरबंद ड्रैगन के खिलाफ लड़ेंगे। मुझे जल्दी से एक अच्छे दर्शक स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। लुओ फैंग ने सबसे बड़ी लाशों पर नजर डाली, जो 2 कमांडर शेर मास्टिफ थे, और अपना सिर हिलाते हुए उसने आह भरी, युद्ध देवताओं ने निश्चित रूप से इन 2 लाशों को साफ साफ काट दिया है। 2 सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियां छीन ली गईं। मूलतः लुओ फैंग अपने लिए कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता था। लुओ फैंग एक धुंधली छाया बन गया और तेजी से दक्षिण की ओर चला गया। स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन का घोंसला यहां से 10 मील दूर है, जो कि वह पारिवारिक बाजार है। फिर मैं वहां से 3 मील दूर एक आवासीय अपार्टमेंट चुनूंगा। लुओ फैंग ने अपना फैसला किया और वह तेजी से भागा। कंक्रीट और स्टील से बने इस राक्षस से भरे शहर में एक आत्मा पाठक भी अपनी हिफाजत नहीं छोड़ सकता। कभी कभी वह तेजी से दौड़ता तो कभी कभी इधर उधर देखने के लिए अपनी गति धीमी कर लेता। कुल मिलाकर वह अभी भी काफी तेज था। 10 मिनट बाद लुओ फैंग एक 18 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट इमारत की 16वीं मंजिल में प्रवेश कर गया। पुची टिल्डर टिल्डर 2 भयानक काली रोशनियां घूमती हुई उसकी जांघ की जेबों में उतरी। लुओ फैंग मुस्कुराया और उसने 16वीं मंजिल पर एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरा बंद था, लेकिन निराकार आध्यात्मिक शक्ति ने आसानी से ताला खोल दिया, जिससे विशाल दरवाजा खुल गया। इस कमरे का दरवाजा बंद था और नष्ट नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि ग्रैंड निर्वाण काल से लेकर आज तक पिछले 30 से 40 सालों में कोई भी योद्धा या राक्षस यहां नहीं आया है। लुओ फैंग ने अंदर प्रवेश किया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वास्तव में कमरे में सभी वस्तुएं व्यवस्थित रूप से रखी गई थीं। एक कांच की अलमारी, एक सोफा, एक संगमरमर की मेज और एक 24 इंच का टीवी। ये सभी चीजें ग्रैंड निर्वाण काल से पहले की शैली हैं। लुओ फैंग ने सोफे पर पड़ा ऊनी कंबल उतार दिया, क्योंकि सोफे की त्वचा ही साफ थी। वह कंबल लेकर तुरंत बालकनी में भागा और बालकनी पर लगे शीशे को पोंछा, फिर शीशे की खिड़की खोली। कितना सुंदर दृश्य है। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और आगे राक्षस के घोंसले को अच्छी तरह से देखने की कोशिश करूंगा। लुओ फैंग ने कंबल को एक तरफ फेंक दिया और रेलिंग पर झुक गया, क्योंकि वह अपनी स्थिति से 3 मील दूर के क्षेत्र को देख रहा था। उसने केवल धुआं देखा, जिसने राक्षसों के घोंसले के रूप में काम करने वाले पारिवारिक मार्ग को पूरी तरह से ढक दिया था। नंगी आंखों से धुएं के आगे कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। हालांकि दिन में सूरज की रोशनी पड़ने के कारण नंगी आंखों से सामान्य से कहीं अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता था। दूरबीन हाथ में लेकर लुओ फैंग ने धुएं वाले क्षेत्र की ओर ध्यान से देखा। धुएं की सीमा पर बड़े सूअर जैसे राक्षस देखे जा सकते थे। उनमें से कुछ जमीन पर लेटे हुए थे, कुछ इधर उधर घूम रहे थे, और उनमें से कुछ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए भी दिख रहे थे, क्योंकि वे बार बार एक दूसरे से टकरा रहे थे। वहां कोई हलचल नहीं है। वे 2 युद्ध देवता कहाँ हैं? लुओ फैंग ने क्षेत्र का निरीक्षण करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उन 2 युद्ध देवताओं के निशान नहीं ढूंढ सका। गुना जब लुओ फैंग दोनों युद्ध देवताओं की खोज कर रहा था, तो लुओ फैंग से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक आवासीय अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल के कमरे में वांग टोंग और विशालकाय कान एक दूसरे पर पैर रखकर बैठे थे और उन्होंने पानी पीकर अपने शरीर में पानी की पूर्ति कर ली थी। कान युवा सुंदर दिखने वाले वांग टोंग ने हल्के से पानी की चुस्की ली। जब हम सीधे उस राक्षसी घोंसले के केंद्र में घुसेंगे और सीधे उस स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन के खिलाफ जाएंगे। बेशक उसके 2 अधीनस्थ, 2 निम्न स्तर के गिरोह के नेता फ्लेम स्केल ट्रिपल हल्बट सुअर निश्चित रूप से उसकी सहायता के लिए आएंगे। उस समय मैं उन 2 फ्लेम स्केल ट्रिपल हल्बट सुअरों को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, कान। ठीक है, विशालकाय कान ने धीमी आवाज में उत्तर दिया।
उसने अपनी गदा को हल्के से हिलाया, मानो माचिस लहराना उतना ही आसान हो। ज्वाला स्केल ट्रिपल हल्बर्ट सुअर प्रकार के राक्षसों में से रैंक 1। इसके साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपका मिशन बस उन्हें रोकना है, उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, युवा सुंदर वांग टोंग ने गंभीरता से याद दिलाया। एक स्टील बख्तरबंद ड्रैगन और 2 ज्वाला पैमाने ट्रिपल हॉलबर्ट सुअर, इस तरह के संयोजन के साथ उनके पास निश्चित रूप से पूरे #003 शहर क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार है। अगर ये तथ्य न होता कि शक्तिशाली स्टील बख्तरबंद ड्रैगन ने अभी अभी अंडे दिए हैं जिससे इसकी शक्ति में नाटकीय रूप से कमी आई है, तो वांग टोंग हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई ली, मैं तैयार हूं। विशालकाय कान खड़ा हो गया। ठीक है। वांग टोंग भी खड़ा हो गया और दूर धुएं से ढके क्षेत्र को ठंडे मन से देखने लगा। चलो चलें। फुट फुट 2 मानव छायाएं सीधे 12वीं मंजिल से कूद गईं, और मानो वे मानव आकार के टिड्डे हों, सीधे 100 मीटर की दूरी पार करके दूसरी इमारत पर जा गिरी। उस इमारत को सहारा देकर वे दोनों तुरंत स्टील और कंक्रीट के जंगल में उड़ गए, और उन दोनों की गति ध्वनि की गति से भी कहीं ज्यादा हो गई है। बूम टिल्डर टिल्डर। जब लुओ फैंग ने ध्वनि विस्फोट सुना तो उसने अपना सिर घुमाया और धुएं से ढके क्षेत्र में केवल 2 धुंधली छवियां देखीं। वे पहले ही अंदर चले गए। इतनी जल्दी लुओ फैंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और धुएं से ढके क्षेत्र को करीब से देखा। हाउल टिल्डर, गर्जना टिल्डर टिल्डर टिल्डर। धुएं से ढके क्षेत्र से तुरंत क्रोधित चीखें गूंजने लगी, मानो पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो। और धुएं से ढके क्षेत्र के बाहर मौजूद भारी मात्रा में राक्षस भी तुरंत उस क्षेत्र में भाग गए, जिससे धरती एक पल के लिए हिल गई। उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लुओ फैंग केवल धुएं को देख सकता था और अनुमान लगा सकता था, क्योंकि वह ये नहीं देख सकता था कि अंदर क्या चल रहा था। पारिवारिक बाजार धूल से भरा था और उसमें काफी खून के धब्बे थे, लेकिन वहां मानव जीवन का कोई निशान नहीं था, क्योंकि यह पहले से ही राक्षसों के लिए खेल का मैदान बन चुका था। हाउल हाउल टिल्डर टिल्डर। गहरे हरे रंग के शल्कों से ढका एक विशालकाय प्राणी इस समय पारिवारिक बाजार में गहरी नींद में लेटा हुआ था। उसकी नाक से 2 खूनी बदबूदार धुएं की धाराएं निकल रही थीं, जो पूरे क्षेत्र में फैल रही थीं। पूरे सुपरमार्केट की पहली और दूसरी मंजिल बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी, जिससे पूरा सुपरमार्केट काफी विशाल हो गया था। सिर्फ पहली मंजिल ही लगभग 7 से 8 मीटर ऊंची थी। अचानक बाहर से राक्षसों की क्रोधित चीखें सुनाई देने लगीं। हाउल टिल्डर। यह विशालकाय प्राणी धीरे धीरे रेंग रहा था। इसकी ज्वलंत लाल आंखें किसी भी इंसान को डरा सकती थीं। यह एक ऐसा प्राणी है जो 5 मीटर ऊंचा और लगभग 10 मीटर लंबा है, और इसकी पूंछ भी आश्चर्यजनक रूप से 10 मीटर लंबी है। इसका शरीर संकरा और लंबा लग रहा था, और इसके माथे पर एक घुमावदार काला सींग था। जब ये खड़ा हुआ तो इसके नीचे एक हरा अंडा दिखाई दिया जो लगभग 1 मीटर लंबा था। इस हरे रंग के स्केल वाले जानवर की एक हरकत से ही यह सुपरमार्केट से गायब हो गया। यह पारिवारिक सुपरमार्केट राक्षसों की भीड़ का केंद्र है। इसके चारों ओर राक्षसों का एक समुद्र था। फुट दोनों मानव छायाएं बिजली की तरह तेज थीं और तेजी से राक्षसों के शरीर पर कूदते हुए उस पारिवारिक सुपरमार्केट की ओर बढ़ रही थीं। जल्दी करो, लड़ो मत, वरना तुम इस राक्षसी भीड़ से पीछे रह जाओगे, वांग टोन चिल्लाया। समझ गया। ली कान अपने अत्याचारी गुस्से को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रहा था। फैमिली मार्ट के दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा ब्लडथर्स्टी टैंक राक्षस था और वहां सींग वाले सुअर भी थे। इनमें से प्रत्येक राक्षस के शल्क बहुत चमकीले थे और एक सामान्य राक्षस की तुलना में बहुत अधिक जटिल भी लग रहे थे। इन विशाल राक्षसों की आंखों में कुछ बुद्धिमत्ता दिख रही थी। वास्तव में ये सभी विशाल राक्षस, जिनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है, सभी कमांडर स्तर के राक्षस थे। ये पूरे भयावह राक्षस गिरोह का केंद्र है। 100 से ज्यादा कमांडर स्तर के राक्षसों से बनी भीड़ के सामने 2 विशाल राक्षस थे जो जलते हुए लग रहे थे, जिससे किसी का भी दिल धड़कने लगा। इन 2 राक्षसों के शरीर ज्वलंत लाल तराजू से भरे हुए थे, किसी और रंग का नहीं। उनके बड़े सिर खास तौर पर अलग दिख रहे थे, जिनमें आगे की ओर इशारा करते हुए 3 विशाल घुमावदार सींग थे। फ्लेम स्केल ट्रिपल हल्बर्ट सुअर। इस नस्ल को सुअर प्रकार के राक्षसों में से एक माना जाता था। यहां तक कि सबसे कमजोर फ्लेम स्केल ट्रिपल हल्बर्ट सुअर भी मध्यम स्तर के कमांडर थे, और ये दोनों निम्न स्तर के गिरोह के नेता थे। हाउल टिल्डर टिल्डर। इसके बाद एक गर्जना हुई जिसने आसमान को हिला दिया। 2 ज्वाला स्केल वाले ट्रिपल हल्बर्ट सुअरों के सामने एक धुंधली छवि दिखाई दी।
छवि साफ होने के बाद यह एक ऐसे शरीर में बदल गया जो ज्वाला स्केल वाले ट्रिपल हाल्बर्ट सुअरों से थोड़ा ही छोटा था, एक ऐसा शरीर जो गहरे हरे रंग के तराजू से भरा था। दो धुएं की धाराएं गुस्से से उसके नथुनों से बाहर निकली और उसकी आंखें उसे मारने के लिए आ रहे दो मनुष्यों को घूर रही थीं। कमीने, मर जाओ! वांग टोंग दहाड़ा जब भारी मात्रा में राक्षस उस पर टूट पड़े, लेकिन वांग टोंग अपने साथ खून की बारिश लेकर आया क्योंकि भारी मात्रा में राक्षसों की लाशें आसमान से उड़ रही थीं। स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन को लगा कि उसके सामने खड़े दो इंसान शक्तिशाली हैं, और उसने पीछे मुड़कर सुपरमार्केट के अंदरूनी हिस्से को देखा। उसका ड्रैगन अंडा अभी भी वहीं था। अगर वे यहाँ लड़ाए, एक उन्नत स्तर के वॉरगॉड और एक उच्च स्तर के गिरोह नेता के बीच लड़ाए, अगर ड्रैगन अंडे प्रभावित हो जाता है तो यह आसानी से टूट जाएगा। हाउल टिल्डर टिल्डर! स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन ने एक गहरी दहाड़ लगाई और अचानक बाहर उड़ गया। जब वह तेजी से भागा तो उसने ध्वनि बूम भी पैदा किया। मुझे पता था ये होगा। वांग टोंग और ली कान ये देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन ने जो ड्रैगन अंडा दिया है, उसकी वजह से वह शायद पुराने घोंसले में लड़ाई करना छोड़ देगा। इस तरह भारी मात्रा में राक्षसों द्वारा प्रतिबंधित किए बिना वांग टोंग और ली कान की जीत की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। बूम बूम! वांग टोंग और ली कान भी उसका पीछा करते हुए तुरंत ध्वनि की गति तक पहुंच गए। बूम बूम! दो निम्न स्तर के गिरोह के नेता ज्वाला पैमाने वाले ट्रिपल हाल्बर्ट सुआ भी पीछा करते हुए ध्वनि की गति तक पहुंच गए। कमांडर स्तर के राक्षसों के लिए उनमें से केवल 30 के आसपास ने पीछा किया। अन्य कुलीन कमांडर स्तर के राक्षस क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे, अपने नेताओं के घोंसले की रक्षा कर रहे थे। इन 100 कमांडर स्तर के राक्षसों में से लगभग 30 उच्च स्तर के कमांडर स्तर के राक्षस थे। ऐसी टीम के साथ यहां तक कि एक युद्ध देवता भी तुरंत अंदर आक्रमण नहीं कर सकता। ऊंची इमारत पर लुओ फैंग बालकनी पर खड़ा था और अपनी दूरबीन से देख रहा था। उसने एक छवि, दो छवियां और फिर दो और छवियां देखी जो धुएं से ढके क्षेत्र से बाहर निकलते समय आपस में जुड़ी हुई थीं। हाँ, वे वास्तव में लड़ाई के लिए बाहर आए थे। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। वे सभी गिरोह नेता और युद्ध देवता स्तर के हैं। ड्रैगन, चाहे पश्चिमी लोगों के लिए हो या पूर्वी लोगों के लिए, एक बहुत ही सम्मानित और विशेष नाम है। ग्रैंड निर्वाण काल से पहले किसी भी प्रकार के जंगली जानवर को ड्रैगन कहलाने का अधिकार नहीं था, और ग्रैंड निर्वाण काल के बाद जब सभी जानवरों के जीन में परिवर्तन हुआ तो सभी प्रकार के अनोखे, डरावने राक्षस पैदा हुए। सुअर प्रकार के राक्षसों की कई श्रेणियां हैं, कुत्ते प्रकार के राक्षसों की कई श्रेणियां हैं, बिल्ली प्रकार के राक्षस, चूहे प्रकार के राक्षस, छिपकली प्रकार के राक्षस, भेड़िया प्रकार, बाघ प्रकार, सांप प्रकार, चील प्रकार, भालू प्रकार। प्रत्येक प्रकार की प्रजातियों की संख्या काफी अधिक है। इनके अलावा कुछ बेहद खास और दुर्लभ राक्षस हैं। कोई नहीं जानता कि वे कैसे बने या उनका विकास किससे हुआ। वे शायद ऐसे राक्षस थे जो बेहद खास परिस्थितियों में पैदा हुए थे। इन राक्षसों के कुछ अनोखे नाम होंगे, उनकी ताकत के हिसाब से। मानवता उन्हें अलग अलग नाम देगी। स्टील बख्तरबंद ड्रैगन, यह विशेष ड्रैगन प्रजातियों में से एक है। इसकी गति, शक्ति, रक्षा, ज्ञान, शारीरिक संरचना आदि लगभग पूर्ण होने के कारण मनुष्यों ने इसे स्टील आर्मर्ड ड्रैगन नाम दिया है, जिससे इसे ड्रैगन की उपाधि मिली है। ऐसा नाम पाने के बाद कोई कल्पना कर सकता है कि स्टील आर्मर्ड ड्रैगन कितना शक्तिशाली और भयानक है। हाउल टिल्डर टिल्डर! स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन की पूंछ, जो व्यवहारिक रूप से उसके शरीर से लंबी थी, तेजी से इधर उधर लहरा रही थी, जिससे एक गहरे हरे रंग की धुंधली छवि दिखाई दे रही थी। स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन का शरीर पागलों की तरह शैडो ब्लेड वांग टोंग की ओर बढ़ रहा था। स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन के हमले के कारण डामर फुटपाथ सीधे फट गया। रंबल टिल्डर टिल्डर! वांग टोंग और स्टील आर्मर्ड ड्रैगन, एक इंसान और एक राक्षस, पहले एक रिहायशी अपार्टमेंट में घुसे। उस रिहायशी अपार्टमेंट की कंक्रीट की दीवार टोफू की तरह फट गई। स्टील आर्मर्ड ड्रैगन की पूंछ से एक क्रूर झटके के साथ इमारत की सभी दीवारें और खंभे ढह गए। गड़गड़ाहट टिल्डर टिल्डर! पूरी आवासीय इमारत गिर गई, जिससे आसमान में धूल भर गई। हूम टिल्डर! वांग टोंग का शरीर नर्म हवा की लहर की तरह था, उसकी हर बिजली की गति में हवा का स्वाद था। ले स्पष्ट रूप से मुक्त थी। भले ही स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन का हमला आश्चर्यजनक रूप से तेज और इतना मजबूत था कि एक चौंकाने वाली शॉकवेव पैदा कर सके, लेकिन उनमें से कोई भी वांग टोंग को घायल नहीं कर पाया। और इस स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन के कुछ तराजू दो भागों में विभाजित हो गए।
कौन जानता था कि अंडे देने के बाद भी ये स्टील बख्तरबंद ड्रैगन अभी भी इतना शक्तिशाली है। वांग टोंग बेहद चिंतित था, चूंकि मैं एक इंसान हूं, मेरा शरीर उतना प्रभाव नहीं झेल सकता जितना ये स्टील बख्तरबंद ड्रैगन झेल सकता है। कहावत है कि अगर आप हमेशा बचाव करते हैं तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। मैं कुछ समय के लिए किनारे पर जा सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि इसकी रक्षात्मक क्षमताओं के साथ, जब तक मैं इसके कमजोर स्थान पर प्रहार नहीं करता, सिर्फ एक या दो टूटे हुए तराजू इसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे। वांग टोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कोई संभावना नहीं है, ऐसा लगता है कि मुझे जोखिम उठाना होगा और अपने मौके खुद बनाने होंगे। बहुत गड़बड़ है। लियो फैंग, जो दूर से एक ऊंची इमारत की बालकनी पर खड़ा होकर देख रहा था, अपने उत्साह को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने दो युद्ध देवताओं वांग टोंग और ली कान को 3 कमांडर स्तर के राक्षसों के खिलाफ लड़ाई करते देखा। सभी कंक्रीट के फुटपाथ, डामर की सड़कें, व्यावसायिक इमारतें और यहां तक कि 10 मंजिलों से ऊंची इमारतें भी जो उनके रास्ते में आईं, वे केवल फट सकती थीं या गिर सकती थीं। उनमें से कोई भी उनकी लड़ाई को रोक नहीं सका, और 10 मंजिलों से ऊंची एक गिरती हुई इमारत उनके शरीर पर एक बाल भी नहीं चोट पहुंचा सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि गिरोह के नेता स्तर के राक्षसों का शरीर हीरे से भी अधिक मजबूत होता है, और यहां तक कि निर्देशित मिसाइल भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऐसा लगता है कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे। जब 10 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतें गिरीं, तो उनमें से कुछ स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन से टकराईं, लेकिन स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन की पूंछ का एक झटका सीधे गिरते हुए कंक्रीट को तोड़ देने के लिए पर्याप्त था, जिससे अंदर का मजबूत स्टील उजागर हो गया। उन्हें ऊपर फेंकने के बाद स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन के तराजू बिल्कुल भी नहीं कटे। आसान और आराम से भीड़ नेता राक्षस और मानव युद्ध देवता की चाल की गति सभी ध्वनि की गति को पार कर गई। ठीक है, यह एक उच्च स्तरीय गिरोह नेता राक्षस है और कोई सामान्य राक्षस नहीं है, बल्कि एक स्टील बख्तरबंद ड्रैगन है। ये काले मुकुट वाले सुनहरे चील से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जिसे मैंने कुछ समय पहले टीवी पर देखा था। जैसा कि लुओ फैंग ने देखा, उसका खून खौल उठा। दुख की बात है कि उनके बीच वार का आदान प्रदान बहुत तेज है, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से देख भी नहीं सकता। लुओ फैंग केवल दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के कारण होने वाली भयानक विनाशकारी शक्ति को देख सकता था। चीख टिल्डर, गर्जना टिल्डर, राक्षसी क्रोधित दहाड़ के साथ साथ लगभग 30 कमांडर स्तर के राक्षसों के नेतृत्व में 10 लाख से अधिक राक्षस आए, जिन्होंने हमला करते हुए पूरी जमीन को कवर किया। कुछ समय के लिए पूरी जमीन हिल रही थी। 2 ज्वाला स्केल वाले ट्रिपल हल्बटसुआ, जो वर्तमान में विशाल क्रूरली कान के खिलाफ लड़ते हुए सहयोग कर रहे थे, ने तुरंत कुछ उत्साहित आसमान को हिला देने वाली दहाड़ें निकाली। ली नाम का वह विशालकाय जानवर निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। लुओ फैंग बालकनी से देख रहा था और नीचे के दृश्य को देख रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही है। वह गदा शक्तिशाली है और उसका चकमा देना बहुत तेज है। ये बिल्कुल रू वेई क्लास चकमा देने की तकनीक है और वह इसमें बहुत अनुभवी है। वह आसपास के हर हिस्से का उपयोग करने में सक्षम है। वह अपने ऊपर हमला करने वाले राक्षसों का भी उपयोग करने में सक्षम है। युद्ध के मैदान पर उसका नियंत्रण मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लुओ फैंग ने आलोचना की और साथ ही अनुभव को भी आत्मसात किया। यद्यपि वह भी रू वेई वर्ग का है, फिर भी वह मौत की लड़ाई में सहायता के लिए आसपास के क्षेत्र के हर हिस्से का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं है। और वांग नाम का वह लड़का और भी ताकतवर है। लुओ फैंग की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसकी तकनीक न केवल रू वेई क्लास से कहीं आगे है, बल्कि यह ली नामक विशालकाय जानवर की आसपास के वातावरण को नियंत्रित करने की क्षमता से भी आगे है। यह अपनी इच्छा से एक प्राकृतिक स्तर पर पहुंच गया है। उसका शरीर हवा की तरह है। तकनीक के मामले में वह निश्चित रूप से एक मास्टर है। हालांकि लुओ फैंग की तकनीक शानदार है, फिर भी इन 2 युद्ध देवताओं की तुलना में इसमें स्पष्ट अंतर है। दरअसल लुओ फैंग को ठीक से पता नहीं था कि ये दोनों कौन थे। शैडो ब्लेड वांग टोंग एक उन्नत वॉरगॉड जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उसका सबसे अच्छा साथी बेयर स्ट्रेंथ ली कान एक मध्यवर्ती वॉरगॉड है, जिसकी विशेषता उसकी ताकत में निहित है। उसकी ताकत की तुलना एक उन्नत स्तर के वॉरगॉड से की जा सकती है। ये दोनों लोग मौत तक की कई लड़ाइयों से गुजर चुके हैं और इस दुनिया के पूर्णतया कुलीन लोग हैं, इसलिए उनके पास बहुत अधिक अनुभव है। यही कारण है कि उनकी तकनीक इतनी शानदार थी। वांग नाम का आदमी घायल है। नहीं रुको, यह एक चाल थी। स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन का सिर अब घायल हो गया है। लुओ फैंग की आंखें खुली हुई थी, क्योंकि वह हाथ में दूरबीन के माध्यम से देख रहा था। तारांकन 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 तारांकन,
पूरा राक्षस गिरोह क्रोधित है, यहाँ तक कि वे 2 ज्वाला पैमाने वाले ट्रिपल हल्बर्टसुआ भी क्रोधित हैं। रुको, भले ही वह स्टील बख्तरबंद ड्रैगन बुरी तरह घायल हो गया हो, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा क्रोधित है। वांग नाम का वह आदमी रास्ते से हटने की पूरी कोशिश कर रहा है। लुओ फैंग बेहद उत्साहित था। ओह हाँ, वांग नाम का वह आदमी इस स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन की आत्मा से बचने की कोशिश कर रहा है। ये युद्ध देवता निश्चित रूप से क्रूर है और उसका ब्लेड निश्चित रूप से तेज है। लुओ फैंग ने महसूस किया कि वांग नाम के व्यक्ति ने युद्ध की लय को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भले ही स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन को अंडे देने से कमजोर कर दिया गया हो, लेकिन इसकी शारीरिक संरचना अभी भी इस वांग टोन से बहुत ऊपर थी। ताल, हाँ, युद्ध की लय को नियंत्रित करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वांग नाम का आदमी वास्तव में उस स्टील आर्मर्ड ड्रैगन को मार सकता है। उस समय शायद उन्हें स्टील आर्मर्ड ड्रैगन का ड्रैगन अंडा भी मिल जाए। एक अंडा जो अनोखी प्रजाति स्टील आर्मर्ड ड्रैगन को जन्म दे सकता है, वह निश्चित रूप से बहुत कीमती है। अचानक लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। ड्रैगन अंडा, स्टील बख्तरबंद ड्रैगन, 2 ज्वाला स्केल वाले ट्रिपल हल्बर्टसुआ, ये तीनों गिरोह के नेता बाहर आ गए हैं। 2 युद्ध देवता भी यहाँ हैं, जिसका मतलब ये भी है चूंकि राक्षस के घोंसले में कोई गिरोह का नेता राक्षस नहीं है, इसलिए मुझे घोंसले में घुसने और ड्रैगन के अंडे चुराने का मौका मिलेगा। लुओ फैंग केवल अपने दिल की धड़कन थम्प थम्प सुन सकता था, मानो वह उसकी छाती से बाहर निकलने वाला हो। उसकी दिल की धड़कन ढोल की तरह थी। उत्साह, घबराहट। लुओ फैंग पहले ड्रैगन अंडे को चुराने की योजना नहीं बना रहा था। उसने सोचा कि एक बार जब 2 युद्ध देवता वहां पहुंच जाएंगे तो वे पुराने घोंसले में 3 गिरोह नेता स्तर के राक्षसों के खिलाफ लड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर वह चला गया तो वह बस अपनी मौत की ओर उड़ जाएगा। हालांकि अब स्थिति अलग है। भाई को अपनी व्हीलचेयर से उठकर सामान्य व्यक्ति की तरह धूप में चलने के लिए जीवन अमृत की आवश्यकता होगी। इस जीवन अमृत की कीमत कम से कम 30 बिलियन है। जब तक मैं वॉर गॉड नहीं बन जाता तब तक इस दर पर मुझे इतना पैसा कमाने में बहुत लंबा समय लगेगा। इस ड्रैगन अंडे को चुराना एकदम सही मौका है। एक बार जब यह विचार लुओ फैंग के दिमाग में आया तो वह खुद को रोक नहीं सका। ड्रैगन के अंडे की कीमत बहुत ज्यादा है। चूंकि ड्रैगन की लाश मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ड्रैगन का अंडा मिलना मुश्किल है। चूंकि ड्रैगन के अंडे देने की खबर मिलना बहुत मुश्किल है और जिन राक्षसों को ड्रैगन की उपाधि मिली है वे बहुत घमंडी हैं। एक बार जब उन्हें लगता है कि वे मर सकते हैं तो वे अंडे को नष्ट कर देते हैं बजाय इसके कि उसे इंसानों के हाथों में पड़ने दें। इस वजह से दुनिया भर में इंसानों के पास मौजूद ड्रैगन के अंडों की संख्या बेहद कम है। स्वाभाविक रूप से इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। भले ही वह पारिवारिक बाजार राक्षसों का घोंसला है और वहां भारी मात्रा में राक्षस रहते हैं, अभी वहां कोई गिरोह नेता राक्षस नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो मैं बस भाग जाऊंगा। लुओ फैंग ने अपने दांत भींचे, मैं इसके लिए जाऊंगा। अगर मैं सफल हुआ तो मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तमाशा जारी रखने के बजाय लुओ फैंग तुरंत 16वीं मंजिल की बालकनी से कूद गया और तीर की तरह जमीन की ओर बढ़ गया। जबकि लुओ फैंग राक्षसों के घोंसले की ओर बढ़ रहा था, जियांगनान शहर जो लगभग 1000 मील दूर था, अभी भी शांतिपूर्ण समय में था। ये वह जगह थी जहां मानवता की शांतिपूर्ण भूमि थी। यांगझोउ शहर, मिंगयू सेक्टर। कल रात बर्फानी तूफान के कारण पूरा सेक्टर बर्फ से भर गया। बच्चों के एक समूह ने खुशी खुशी कुछ बर्फ के आदमी बनाए और स्नोबॉल लड़ाइयों में भाग लिया। कुछ बूढ़े लोग भी धीरे धीरे और स्वतंत्र रूप से सेक्टर के अंदर टहल रहे थे। सेक्टर के बाहर की सड़कें मर्दाना स्पोर्ट्स कारों और खूबसूरत मोड़ वाली कूपों से भरी हुई थीं। कभी कभी उड़ने की क्षमता वाली एक असाधारण कार को उड़ते हुए देखा जा सकता था। चेन भू और उनकी पत्नी एक साफ पत्थर की बेंच पर बैठे थे और अपने बच्चों को कुछ ही दूरी पर बर्फ के आदमी बनाते हुए देख रहे थे। मुख्यालय वाले शहर निश्चित रूप से रहने के लिए बेहतर स्थान है। चेन भू आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। वे अच्छे हैं क्योंकि जंगल राक्षसों से भरा हुआ है। केवल लड़ाकू ही वहां जा सकते हैं। मैं पूछता हूँ, बूढ़े चेन, तुम अपने लड़ाकू दस्ते से कब रिटायर होने वाले हो? चेन भू की पत्नी ने दुखी होकर कहा, तुम इतने सालों से अपना सब कुछ दे रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम एक ब्रेक लो और जीवन का आनंद लो। चेन भू ने अपनी पत्नी की ओर देखा और फिर दूर से अपने बेटे की ओर देखा। मेरी पत्नी, मैं रिटायर होने के बारे में नहीं सोच सकता। हमारा फायर हैमर दस्ता वर्तमान में तेजी से विकास के दौर में है और मैं अपने पुराने भाइयों के साथ कुछ और समय तक लड़ना चाहता हूँ।
शायद अगले 1.5 साल के बाद मेरी ताकत दस्ते के बराबर नहीं रह पाएगी। और उस समय दस्ता शायद नए सदस्यों की भर्ती करने जा रहा है। जब ऐसा होगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। चेन गू स्पष्ट था। लुओ फैंग के अलावा फायर हैमर स्क्वाड के सदस्य काफी बूढ़े थे। लुओ फैंग की सुधार की आश्चर्यजनक दर के साथ 1 और 1.5 साल के बाद चेन जी, वेई किन और वेई टाई शायद नहीं रह पाएंगे, इसलिए उनके लिए रिटायर होना सामान्य बात होगी। मैंने लुओ फैंग के माता पिता से सुना है कि लुओ फैंग अभी तक वापस नहीं आया है। क्या वह अभी भी जंगल में है? चेन गू की पत्नी ने पूछा। हाँ, चेन गू ने सिर हिलाया। क्या वह बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा है? चेन गू की पत्नी ने आह भरने से खुद को नहीं रोका, उसे पता होना चाहिए कि कब रुकना है। और मुख्यालय शहर इतना शांतिपूर्ण और आरामदायक है। मुख्यालय शहर आरामदायक है और यह राक्षसों के खतरे से मुक्त है। आज की तकनीक मानव जाति को विभिन्न प्रकार के आराम प्रदान करती है। जहां तक जंगल का प्रश्न है, खतरा हर जगह छिपा हुआ है। तुम क्या समझते हो, अगर हर कोई बस अपना आनंद लेना चाहता है, तो मानव जाति राक्षसों से कैसे लड़ेगी? चेन गू खुद को डांटने से रोक नहीं सका। यह अनगिनत वैज्ञानिकों के प्रयासों और उनके श्रमसाध्य काम और सबसे महत्वपूर्ण बात युद्धदेव सेनानियों की शक्ति और यहां तक कि युद्धदेवों से परे अस्तित्व के कारण है। उनकी वजह से मनुष्य मुख्यालय शहरों में शांति से रह सकते हैं। मुख्यालय शहर और जंगल व्यवहारिक रूप से दो अलग अलग दुनिया हैं। एक है आरामदायक, शांतिपूर्ण विश्व, एक तो खूनी दुनिया है जहां हर तरफ खतरा छिपा है। जंगल में केवल कुलीन वर्ग यानी लड़ाकू ही जा सकते हैं। ओह हाँ, मेरी पत्नी, जब लुओ फैंग के माता पिता तुमसे फिर से पूछें तो तुम उन्हें बता देना। लुओ फैंग जल्द ही वापस आ जाएगा, चेन गू ने कहा। मैं समझती हूँ, चेन गू की पत्नी ने सिर हिलाया। मुख्यालय शहर के माहौल के विपरीत है 003 शहर के उत्तरी बाहरी इलाके में 2 युद्ध देवताओं और 3 गिरोह नेताओं के बीच एक चरम मुकाबला चल रहा था। एक ऐसा शहर जिसमें व्यावहारिक रूप से पूरे यूरोप और एशिया में राक्षसों की सबसे बड़ी संख्या थी। मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी, अन्यथा यदि राक्षस गिरोह के नेता जीत हासिल करते हैं और घोंसले में लौटते हैं तो मेरे पास कोई मौका नहीं होगा। यदि मानव युद्ध देवता जीत हासिल करते हैं तो मेरे पास तब भी कोई मौका नहीं होगा जब वे राक्षसों के घोंसले में जाते हैं। लुओ फैंग तेजी से आगे बढ़ रहा था। मेरा एकमात्र मौका ये छोटा सा समय है जहां वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लुओ फैंग, जिसे मुख्यालय शहर में अपने परिवार और दोस्तों का समर्थन प्राप्त था, अब अपनी सारी शक्ति का उपयोग शहर में दौड़ने के लिए कर रहा था जो राक्षसों से भरा हुआ था। लुओ फैंग तेजी से धुएं से ढके क्षेत्र में प्रवेश कर गया। लुओ फैंग ने हौंफते हुए कहा और 6 मंजिला आवासीय इमारत की 5वीं मंजिल पर जा गिरा। खिड़की से और आगे के धुएं के माध्यम से सड़कों पर सभी प्रकार के राक्षसों के टन और टन घनी मात्रा में भरे हुए थे। यहां तक कि कुछ दुकानें, आवासीय इमारतें, कार्यालय आदि भी बड़ी मात्रा में राक्षसों से भरे हुए थे। सुपरमार्केट के केंद्र में धुएं से ढका हुआ क्षेत्र राक्षसों से भरा हुआ था। मुझे क्या करना चाहिए? लुओ फैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। राक्षस बहुत घनी भीड़ में हैं। मेरे लिए व्यावहारिक रूप से किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना प्रवेश करने का कोई मौका नहीं है। यहां तक कि 2 महान युद्ध देवता वांग टोंग और ली कान भी इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए प्रवेश नहीं कर सकते। वे केवल बलपूर्वक घुसने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि युद्ध देवता अंदर नहीं घुस सकते तो यदि मैं कोशिश करूंगा तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। लगता है सिर्फ एक ही रास्ता है। लुओ फैंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। युद्ध देवताओं की तुलना में लुओ फैंग का सबसे बड़ा फायदा है उड़ान का। लुओ फैंग ने अपनी पीठ पर लगी षटकोणीय ढाल को खोल दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में ढाल लुओ फैंग के सामने मंडराने लगी। राक्षसों के घोंसले में उड़ना। रोमांचक। लुओ फैंग षटकोणीय ढाल पर कूद गया जो जमीन से लगभग आधा मीटर की दूरी पर मंडरा रहा था। जाना। वूश। हेक्सागोनल शील्ड आश्चर्यजनक गति से खिड़की से बाहर निकल गई। जब लुओ फैंग एक चाकू को नियंत्रित करता है तो वह इसे स्नाइपर राइफल से दागी गई गोली की गति से भी आगे ले जा सकता है। हालांकि लुओ फैंग के वजन के साथ शील्ड का वजन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लुओ फैंग की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह अभी भी हेक्सागोनल शील्ड को ध्वनि की गति के करीब ले जा सकता है। तथापि मैं बहुत तेजी से नहीं उड़ सकता, वरना ध्वनि बूम बहुत तेज होगा और इसलिए राक्षसों का ध्यान आकर्षित करेगा। लुओ फैंग अपनी ढाल पर खड़ा था क्योंकि वह जमीन से लगभग 50 मीटर ऊपर उड़ रहा था। चूंकि धुआं घना था इसलिए मनुष्यों और राक्षसों दोनों की दृष्टि का क्षेत्र छोटा था।
इस वजह से लुओ फैंग की खोज नहीं की जा सकी। धूम्रपान से मुझे निश्चित रूप से बहुत मदद मिली है। ऐसे ही भले ही राक्षस जमीन, दुकानों, आवासीय अपार्टमेंट और कार्यालयों में फैले हुए थे, लेकिन स्टील बख्तरबंद ड्रैगन के अधीन सभी राक्षस जमीन पर रहने वाले राक्षस थे, उड़ने वाले नहीं, इसलिए उनमें से कोई भी उड़ नहीं सकता था। और दृष्टि का छोटा क्षेत्र राक्षसों को लुओ फैंग को खोजने से रोकता था। फैमिली मार्ट। हवा में उड़ रहे लुओ फैंग ने मुश्किल से उस छोटी इमारत को ढूंढा जो बहुत जगह घेरती थी। पूरा पारिवारिक मार्ट 5 मंजिलों का था। मूल डिजाइन के अनुसार पहली और दूसरी मंजिलें सुपरमार्केट का हिस्सा थीं। तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिलों का इस्तेमाल बड़े घरेलू उपकरणों आदि के लिए किया जाता था। बेशक दर्जनों साल बाद राक्षसों द्वारा बर्बाद किए जाने के बाद ये सामान पहचानने योग्य नहीं है, लेकिन 5 मंजिला इमारत वस्तुतः वैसी ही थी जैसी वह बनने के समय थी। लुओ फैंग ने अपने बैग से दूरबीन निकाली और ध्यान से देखा। हालांकि वहां बहुत धुआं था, फिर भी दूरबीन से देखना नंगी आंखों से देखने से ज्यादा प्रभावी था। खिड़की से जो बहुत पहले ही टूट चुकी थी, फैमिली मार्ट की तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर कुछ राक्षस देखे जा सकते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि पहली और दूसरी मंजिल पर कोई राक्षस नहीं था, और सुपरमार्केट के आसपास के क्षेत्र में हर जगह भारी मात्रा में राक्षस मौजूद थे। भीड़ के नेता की बुद्धि बहुत अधिक है, एक इंसान की तरह। लुओ फैंग ने खुद से सोचा, अगर मैं भीड़ का नेता होता तो मैं निश्चित रूप से चाहता कि मेरे अधीनस्थों को उस स्थान पर आने से प्रतिबंधित कर दिया जाए जहां मैं रह रहा था। इसलिए पहली और दूसरी मंजिल सबसे अधिक संभावना है जहां भीड़ का नेता, स्टील आर्मर्ड ड्रैगन, रहता है। जहां तक तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल का सवाल है, तो वहां केवल उनकी कुलीन सेना को ही रहने का अधिकार होना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कमांडर स्तर के हैं। लुओ फैंग ने 5 मंजिला सुपरमार्केट के ऊपर से ध्यान से देखा। उसने सुपरमार्केट के चारों ओर चक्कर लगाया और सभी दिशाओं से इस राक्षस के घोंसले की जांच की। पूर्ण निश्चितता के बिना लुओ फैंग इस राक्षस के घोंसले में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। ये है। लुओ फैंग हवा में था, उसने अपनी दूरबीन पकड़ी हुई थी और अपने नीचे की जमीन को देख रहा था। दूरबीन की यह जोड़ी खास तौर पर लड़ाकों के लिए बनाई गई थी। ये महंगी थी, लेकिन साथ ही बहुत कारगर भी थी। लुओ फैंग सुपरमार्केट के सामने के दरवाजे के सामने खड़े राक्षसों को मुश्किल से देख पा रहा था। ये राक्षस बहुत बड़े थे और उनके चिकने फर और बारीक तराजू थे। मध्यम स्तर के कमांडर। यह एक मध्यम स्तर का कमांडर है। उच्च स्तर का कमांडर, मध्यम स्तर का कमांडर, उच्च स्तर का कमांडर, मध्यम स्तर का कमांडर, उच्च स्तर का कमांडर। लुओ फैंग लगातार अंतर बता रहा था। 52 राक्षसों में अंतर करने के बाद लुओ फैंग ने उनमें से बाकी आधे को देखना बंद कर दिया। इन 52 राक्षसों में से 32 मध्यम स्तर के कमांडर और 20 उच्च स्तर के कमांडर हैं। एक भी निम्न स्तर का कमांडर नहीं है। इस भीड़ में संभवतः 100 के करीब कमांडर स्तर के राक्षस हैं जो राक्षस घोंसले के सामने तैनात हैं। मेरा अनुमान है कि लगभग 60 से 70 मध्यम स्तर के कमांडर और 30 से 40 उच्च स्तर के कमांडर हैं। लुओ फैंग ने कुछ संख्याएं बताते हुए अनुमान लगाया और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हे भगवान! इस राक्षसी घोंसले में बाहर मौजूद राक्षसों की भारी संख्या के अलावा एक कमांडर दस्ता भी है, और इसमें 30 से 40 उच्च स्तरीय कमांडर हैं। अगर यह शुरुआती स्तर का वॉर गॉड है तो वह शायद भाग जाएगा। अगर वह लड़ता है तो वह सबसे अधिक संभावना से मर जाएगा। एक मध्यवर्ती स्तर के युद्ध देवता के पास एक मौका हो सकता है। एक उन्नत स्तर का युद्ध देवता संभवतः इस कमांडर दस्ते की रक्षा के माध्यम से भाग सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर राक्षस हैं, और सुपरमार्केट के चारों ओर अनगिनत राक्षस हैं, और सामने के दरवाजे के सामने एक कमांडर दस्ता भी है। मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? मैं उनका ध्यान आकर्षित न करने की शर्त पर उस स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन के ड्रैगन अंडे को कैसे चुरा सकता हूँ? लुओ फैंग ने तेजी से अपने आप से सोचा, जबकि वह धुएं से भरी हवा में अपनी षटकोणीय ढाल पर खड़ा था। सुपरमार्केट चौकोर आकार का था और उसमें खुली जगह थी। वह जगह मूल रूप से ग्राहकों के लिए बनाई गई थी ताकि वे अपनी कार छोड़ सके और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सुपरमार्केट में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके। ग्रैंड निर्माण काल से पहले आसपास के इलाकों में 100 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे, और इसमें दूसरे इलाकों से आने वाले संभावित ग्राहक शामिल नहीं हैं। हालांकि वर्तमान समय में खुला स्थान अनगिनत राक्षसों से भरा हुआ था। मैं स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन के घोंसले में कैसे प्रवेश कर सकता हूं और ड्रैगन के अंडे को चुरा सकता हूं? क्या मुझे पहली या दूसरी मंजिल की खिड़की से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए?
लुओ फेंग अभी भी हवा में नीचे घनी भीड़ वाले राक्षसों की भीड़ को देख रहा था। इन सभी राक्षसों के साथ उनमें से काफी लोग मुझे भागते हुए देख लेंगे और फिर यह खत्म हो जाएगा। मुझे पहले नीचे जाना चाहिए। इस तरह हवा में रहने से काफी आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है। लुओ फेंग सुपरमार्केट के केंद्र से ऊपर उड़ गया। सुपरमार्केट ने बहुत बड़ा क्षेत्र घेर रखा था। इसी तरह छत का क्षेत्र भी उतना ही आश्चर्यजनक था और यह पूरी तरह से खाली था। एक भी राक्षस दिखाई नहीं दे रहा था। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि राक्षस भी अपने स्तर लागू करते हैं। गिरोह के नेता, कमांडर, सैनिक। सुपरमार्केट राक्षसों के घोंसले के केंद्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ रहने वाले राक्षस भी राक्षस गिरोह में सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। या तो कमांडर स्तर या गिरोह नेता स्तर। इन राक्षसों को मौसम से निपटना पसंद नहीं है, इसलिए उनमें से अधिकांश तीसरी, चौथी या पांचवी मंजिल पर रहते थे। जहां तक स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन की बात है तो पहली और दूसरी मंजिल उसके लिए ही थी। दो निम्न स्तरीय गिरोह के नेता, फ्लेम स्केल ट्रिपल हॉलबर्ट बोअर्स, सुपरमार्केट के ठीक बगल में लगभग 100 मीटर दूर एक व्यावसायिक भवन में रहते थे। केवल अनगिनत नियमित राक्षसों को ही बारिश और हवा से निपटना पड़ता है क्योंकि वे खुले स्थान पर रहते हैं। और चाहे कोई भीड़ का नेता राक्षस हो या कमांडर राक्षस, वे स्वाभाविक रूप से उन नियमित राक्षसों को मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। यही कारण है कि छत पर एक भी राक्षस नहीं था। वूश! सीधे आसमान से उतरते हुए लुओ फेंग छत के मध्य क्षेत्र में उड़ गया। खुली जगह में मौजूद सभी राक्षस लुओ फेंग से काफी दूर थे, इसलिए उन्होंने उसे नहीं देखा। मैं पहली और दूसरी मंजिल में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? लुओ फेंग छत पर झुका। तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल शायद सभी राक्षसों के कुलीन वर्ग से भरी हुई है। सुपरमार्केट का खुला स्थान भी अनगिनत राक्षसों से भरा हुआ है। मैं अंदर कैसे जाऊं? लुओ फेंग द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं उसके मन में खारिज हो गईं। स्पष्ट रूप से स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन का घोंसला स्टील की दीवार की तरह था जिसमें घुसना बेहद मुश्किल था। रंबल टिल्डर टिल्डर। दो युद्ध देवताओं और 3 गिरोह के नेता राक्षसों के बीच लड़ाई से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान हिल रहा हो और जमीन टूट रही हो। राक्षसों की अनगिनत चीखें एक दहाड़ के बाद जल्दी ही सुनाई देने लगी और एक इमारत के गिरने की आवाज भी सुनाई देने लगी। और लुओ फेंग अभी भी झुका हुआ था जैसा कि उसने खुद से सोचा था। बस इतना ही। लुओ फेंग की आंखें चमक उठी। सुपरमार्केट की जमीन से 5 मंजिलें ऊपर हैं, लेकिन भूमिगत पार्किंग के साथ कुल 6 मंजिलें हैं। इस तरह के सभी सुपरमार्केट में लिफ्ट होती हैं और उनमें से 2 होनी चाहिए। उनमें से एक को ग्राहकों के लिए खोला जाता है जबकि दूसरे का उपयोग सुपरमार्केट के सामान को ले जाने के लिए किया जाता है। ये लिफ्ट कुआं एक सीधा रास्ता है। जब तक मुझे ये लिफ्ट मार्ग मिल जाता है तब तक मैं एक सांस में सीधे पहली और दूसरी मंजिल पर जा सकता हूँ। बेशक लिफ्ट का कुआं पहले ही राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा चुका होगा, लेकिन चूंकि लिफ्ट वेल बहुत छोटा है और राक्षस इस सुपरमार्केट के बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं करना चाहते हैं, तो सुपरमार्केट के किनारे स्थित छोटे से लिफ्ट वेल के बचने की बहुत संभावना है। इसके अलावा सुपरमार्केट में 2 लिफ्ट वेल हैं, एक ग्राहक लिफ्ट के लिए और दूसरा फ्रेट लिफ्ट के लिए। लिफ्ट कुआं। लुओ फेंग ने इमारत के किनारों के पास छत पर खोजना शुरू किया। खोज की विधि काफी सरल थी। लुओ फेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छत की सीढ़ियों के माध्यम से बढ़ाया और नीचे के बुनियादी ढांचे के माध्यम से खोज की। बेशक केवल आत्मा पाठक ही इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। लुओ फेंग बेहद सावधान था क्योंकि वह छत पर रेंग रहा था, नीचे राक्षसों की भारी मात्रा द्वारा पकड़े जाने से डर रहा था। मिल गया। लुओ फेंग ने खुशी से अपना चेहरा दिखाया। हाँ, बढ़ाओ, नीचे की ओर बढ़ाओ। चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल। लुओ फेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नीचे की ओर बढ़ाते हुए लिफ्ट के कुएं के बुनियादी ढांचे की जांच की। पूरा कुआं बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ क्योंकि राक्षसों ने जाहिर तौर पर इस सुपरमार्केट की काफी अच्छी तरह से रक्षा की थी। आखिरकार यह उनका घर है। ची! 2 काले रंग के फेंकने वाले चाकू मदराने लगे और छत पर हल्के से एक घेरा बना दिया। 9वीं श्रृंखला के फेंकने वाले चाकू हीरे से कहीं ज्यादा मजबूत थे, इसलिए जैसे कि यह टोफू को काट रहा हो, इसने छत में तेजी से एक गोलाकार छेद काट दिया। लुओ फेंग की आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित वह पत्थर का घेरा मदराने लगा और फिर बिना किसी आवाज के धीरे से किनारे पर उतरा। लुओ फेंग ने अपना सिर नीचे झुकाया और नीचे देखा। ये लिफ्ट, हाँ, ऐसा लगता है कि यह तीसरी मंजिल के लिफ्ट के दरवाजे पर थोड़ी मुड़ी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। लुओ फेंग मुस्कुराया। हेक्सागोनल शील्ड उसके बगल में मदराने लगी और लुओ फेंग ने उस पर कदम रखा। नीचे जाओ।
हेक्सागोनल शील्ड धीरे धीरे नीचे उतरी बिना किसी आवाज के। 5वीं मंजिल, 4थी मंजिल, 3री मंजिल। स्टील के तार और स्टील के लिफ्ट के दरवाजे सभी देखे जा सकते थे, लेकिन वे लंबे समय से धूल से ढके हुए थे। आखिरी व्यक्ति ने उनका उपयोग किए हुए बहुत लंबा समय हो गया है। यही वह जगह है जहां पहली मंजिल है। लुओ फेंग लिफ्ट के एक दरवाजे के सामने मंडराया। लिफ्ट का दरवाजा बंद था और एक दिल की धड़कन के साथ 2 चाकू तुरंत बंद लिफ्ट के दरवाजों के बीच की खाई में घुस गए। फिर उन्होंने दोनों दिशाओं की ओर हल्के से धक्का दिया। ची टिल्डर टिल्डर। शायद इसलिए कि लिफ्ट का दरवाजा बहुत देर से नहीं खुला था, लेकिन वास्तव में इस समय ऐसी आवाज हुई जिससे लुओ फेंग डर गया। मैं सुपरमार्केट के अंदर हूं और पहली और दूसरी मंजिल पर कोई राक्षस नहीं है। अगर आवाज बेहद शांत थी तो बाहर मौजूद राक्षस दल को यह नहीं सुनाई देनी चाहिए। लुओ फेंग ने गहरी सांस ली और बेहद धीरे से लिफ्ट का दरवाजा खोला। चूंकि उसने इसे धीरे से खोला था, इसलिए दरवाजे से आने वाली आवाज भी बहुत कम थी। जब लिफ्ट के दरवाजे आधे खुले थे तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण लुओ फेंग ने लिफ्ट के दरवाजे की संरचना की अपनी समझ का उपयोग करके आसानी से स्टील को मोड़ दिया और लिफ्ट के दरवाजे को जाम कर दिया। हो गया। लुओ फेंग ने अपनी सांस रोके रखी। जरा भी आराम करने की हिम्मत न करते हुए वह हल्के से आगे बढ़ा और जमीन पर पैर रखा। फिर उसकी मडराती ढाल तुरंत उसके बगल में गिर गई और उसकी पीठ पर लगे 2 बकल उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से ढाल को जगह पर सील कर दिया। इस जगह से बहुत बदबू आ रही है। पहली मंजिल से एक मोटी गंदी गंध फैल रही थी। इस गंध को थोड़ा सा सूंघने के बाद लुओ फेंग का शरीर असहज होने लगा। वह स्टील बख्तरबंद ड्रैगन का ड्रैगन अंडा कहाँ है? लुओ फेंग सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर, ढाल और युद्ध के सामान पर इस्तेमाल की गई, जिससे उसका शरीर निगल के समान हल्का हो गया। उसका हर कदम हल्का था और कोई आवाज नहीं कर रहा था। लुओ फेंग ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। पहली और दूसरी मंजिल के बीच की छत मूल रूप से पूरी तरह से टूटी हुई थी। केवल बगल में सुपरमार्केट का ढांचा टूटा नहीं था। सभी टूटे हुए पुराने स्टॉल और सड़े हुए खाद्य पदार्थों को किनारे कर दिया गया है। कभी कभी लुओ फेंग का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके हल्के से रास्ता बनाना पड़ता है। स्टील बख्तरबंद ड्रैगन शायद सुपरमार्केट के केंद्र में रहता होगा, क्योंकि वह सबसे विशाल क्षेत्र है। लुओ फेंग सीधे केंद्र की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे लुओ फेंग को एक अंडाकार आकार की गेंद दिखाई देने लगी। ड्रैगन का अंडा। लुओ फेंग ने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। सुपरमार्केट के बाहर से राक्षस की चीखें गूंज रही थीं, जिससे लुओ फेंग और भी सावधान हो गया। उसका हर कदम उतना ही हल्का था जितना प्रकाश हो सकता है। इस जगह से और भी ज्यादा बदबू आ रही है। लुओ फेंग अंडाकार आकार की गेंद के जितना करीब गया, गंध उतनी ही स्पष्ट होती गई। मुझे लगता है कि स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन आमतौर पर वहां होते हैं और यह गंध स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन के शरीर के कारण होती है। जल्दी से लुओ फेंग ड्रैगन अंडे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गया और पहले से ही ड्रैगन अंडे को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। यह एक ड्रैगन का अंडा था जो करीब 1 मीटर लंबा था। अंडे का छिलका नीला था और उस पर कुछ हल्की रेखाएं थीं। स्टील बख्तरबंद ड्रैगन का ड्रैगन अंडा। लुओ फेंग की आंखें चमक उठीं। वह पहले से ही अंडे की पकड़ में था, लेकिन कौन जानता है कि स्टील के बख्तरबंद ड्रैगन ने ड्रैगन के अंडे के चारों ओर किस तरह के जाल बिछाए होंगे ताकि दूसरे लोग इसे चुराने से रोक सकें। हालांकि चूंकि ड्रैगन का अंडा जीवित है, इसलिए मेरी आध्यात्मिक शक्ति शायद इसे हिला नहीं सकती। एक विचार के साथ लुओ फेंग के 6 फेंकने वाले चाकू उड़ गए और ड्रैगन के अंडे के नीचे जमीन में एक अंडाकार आकार को काट दिया और पूरे अंडे को हल्के से घसीट लिया, जैसे लोहे की अंगूठी ड्रैगन के अंडे को खींच रही हो। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चाकुओं के कुंद भाग पर ड्रैगन का अंडा रखा गया था। ड्रैगन का अंडा। आओ। लुओ फेंग ने पहले ही अपना बैग खोल लिया था और एक एक करके बैग की एक परत खोलना शुरू कर दिया था। उसने बैग का आधा हिस्सा खोला। पूरे बैग में एक व्यक्ति जितनी बड़ी वस्तु रखी जा सकती है। स्टील बख्तरबंद ड्रैगन का ड्रैगन अंडा धीरे धीरे उड़ गया।